एक टूर ऑपरेटर है, विदाउट मेंशनिंग द नेम, उनके साथ हमने पिछले साल काम किया था। और मैं सोच रहा हूँ कि उनका नाम मेंशन कर दूँ कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, लेकिन उनको हमने पूरी सर्विसेज दी थी। कब से लेके जब से उनके हुज्जाज किराम आए थे, जब तक उनके हुज्जाज किराम गए थे। अच्छा, ठीक है। हमने उनको अपने 2 कैमरामैन दिए थे, उन्होंने उनके लिए वीडियोस बनाई, रील्स बनाई, कंटेंट जनरेट किया, सब कुछ किया। एंड ऑफ द डे उन्होंने जो शुरू में सिर्फ पेमेंट की थी हमें, विच वाज मेरे ख्याल से आप ये कह लें कि 10% नहीं थी, वो उन्होंने हमें पे किया था। और उसके बाद से लेके आज हज को कितना टाइम हो गया, तकरीबन 6 महीने गुजर चुके हैं, और हम उनके पीछे भाग रहे हैं कि हमारे पैसे दे, हमारे पैसे दे, हमारे पैसे दे। हमसे मुराद मैं अकेला, क्योंकि मैंने तो अपने जितने भी मैं हायर किए तो उनको पैसे देने थे, जाहिर है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि मैं आगे से नहीं मिले, ठीक है। तो वो पैसे लेके गायब हैं। अगर सेम काम आपको करना पड़े ना, तो मैं कहता हूँ आप शायद चमाट रख दें किसी को। यानी कितने हजारों लाखों लोगों को वो सेम बात कर रहा होता है। यानी बार बार लोग आके उससे पूछते हैं हमाम का है, वो बताता है यहाँ पे, वो कहता है गेट नंबर 79 का है, वो यहाँ पे पता बताता है। लास्ट हज जो गुजरा है, कम से कम 4 महीने मेरे ऐसे गुजरे हैं जिसमें मैं शायद 4 घंटे सोया हूँ एक रात। 4 महीने रेगुलर। कोई भी चीज काबिल बात कहनी बतानी एक टूर ऑपरेटर के लिए बहुत मुश्किल हो चुकी है। 8 तारीख के आप जागे हुए होते हैं, 8 तारीख की पूरे दिन आप जागे हुए, 8 और 9 की दरमियानी शब आप सो नहीं सकेंगे। 9 तारीख के पूरे दिन के आप जागे हुए, 9-10 की दरमियानी शब आप मुजदलिफा में रात खुले आसमान तले, कोई सोच भी नहीं सकता कि कोई अपनी फैमिली के साथ रोड पे सोएगा। सोच सकते हैं आप? कोई भी नहीं सोच सकता। हर आदमी ने सोना है। वो 9 तारीख की रात दिन में गर्मी में धूप में खड़े होके दुआ करना, वो 10 लाख पैकेज भी करेगा, 50 लाख वाला भी करेगा। वो खुले आसमान तले मुजदलिफा की रात में वो 10 लाख वाला भी ठहरेगा, आप भी ठहरेंगे, ठीक है। वही प्रोसेस सबका सेम है। लेकिन आपके जहन में ये होगा कि मैंने बहुत ज्यादा पैसे दिए हैं, तो ये आप गलती कर रहे हैं। लेकिन जब आप इस गुनाह माफ कराने के पैसे नहीं दिए हुए आपने, ठीक है ना, आपके गुनाह तो आपके अमल से ही अल्लाह ताला माफ करेगा, इबादत से अल्लाह को राजी करने से माफ होंगे। जद्दा एयरपोर्ट पे हाजी को उतरने के बाद हम बहुत कोशिश की कि हम प्राइवेटली उसको लेके आ जाएं, सारे इंतजाम कर रहे हैं, हम ये भी कर लेंगे बहुत अच्छे एहसन तरीके से, लेकिन सऊदी वजारत हमें अलाउ नहीं करती। सही, सऊदी वजारत तमाम हुज्जाज कराम को लेके जद्दा से उसको मक्का में उसकी मकाम तक, उसके होटल तक पहुंचाती है। सही। अब जब वो मक्का की हुदूद में दाखिल होते हैं तो मक्का, ये 2.5 मिलियन अफराद इस वक्त यहाँ पे मौजूद है, तो पूरा मक्का पैक है, इस वक्त रश है। जब वो अपने मुकाम तक पहुंच नहीं पाता, जब वो होटल के सामने पहुंचता है कई घंटों की यानी सफर के बाद हाजी, तो वो वैसे बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका, वो अपने काउंट कर रहा होता है कि मैं तो करोड़ रुपए दे के आया हूँ, ठीक है, और सर्विस मुझे सर्विस नहीं मिल रही, मैं तो परेशान हो गया हूँ। मिसाल के तौर पे ऐसे बेशुमार लोग हैं जो कि यूरोप में रहते हैं और उनके पास डुअल नेशनलिटी है, तो वो ये उनकी अपनी चॉइस होती है कि वो आया वहाँ के टूर ऑपरेटर को ज्वाइन करें या पाकिस्तान से जाएं। अच्छा, पाकिस्तान से जाने में उनको एक तो फायदा ये होता है कि कंपैरेटिवली पैकेजेस उनको सस्ते मिलते हैं। सही। वही सर्विसेज अगर वो यूरोप से ले रहे होते हैं, कहीं यूएस कनाडा से ले रहे होते हैं, तो वो कम से कम भी $3,000 कम से कम भी वो फर्क आ रहा होता है, $2,500 से $3,000 का फर्क है। अच्छा, हाँ, क्या चीज़ देखें, क्या पैरामीटर्स देखें, क्या देखें कि भाई ये बंदा इस काबिल है कि हम इसको इतने लाखों रुपए दें और इसके साथ हम जाएं या नहीं जाएं, क्योंकि दूर से बैठ के तो मुझे सब एक जैसे लग रहे हैं। पार्टियों, हज के लिए जो भी सीन होता है ना, लोगों की पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी होती है जो वो लगा के हज करने के लिए जाते हैं, फरीज़ा हज अदा करने के लिए जाते हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये वाली चीज़ डिसाइड करना कि हज किसके साथ करना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। और वो हमें आगे जाके क्या सर्विसेज देंगे, क्या करेंगे, किस तरीके से होगा, क्या सारे प्रोसीजर्स थे और अब क्या हैं, इसके लिए यानी ये सारी चीज़ें पता करने के लिए कोई ना कोई स्पेशलिस्ट होना चाहिए, वो होना चाहिए कि जिसका ये एक्सपीरियंस हो, और सालों का एक्सपीरियंस हो तो क्या ही बात है। तो मेरे साथ हैं हज से रिलेटेड एक्सपर्ट कराची से, जो कि माशाल्लाह तबारकल्लाह पिछले कई अरसे से, वो खुद ही बताएंगे कि कितने साल से ये कंपनी रन कर रहे हैं, जिसका नाम है हिजाज़ मुक़द्दस। मेरे साथ हैं फैसल हिजाज़ी भाई। कैसे हैं सर, खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह का करम है, अल्लाह का बहुत एहसान है। कैसे? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। फैसल भाई, सबसे पहले तो मेरा जो सबके साथ सबसे सवाल होता है अपने जो जितने भी मेरे गेस्ट आते हैं कि हु इज़ फैसल हिजाज़ी?
ये बहुत लंबा सफ़र है अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन हम 25 साल का या 25 साल से ज़ायद का अरसा इस तमाम हज से मुतालिक सर्विसेज में हम गुजार चुके हैं अपना। यानी ये सफ़र तकरीबन हमने स्टार्ट किया था 1999 से। ओके। और बाकायदा तौर पे 2000 सन 2000 से हमने हज ऑर्गेनाइज़ करना शुरू किया। और जब पाकिस्तान में हज प्राइवेटली नहीं होता था, इस तरीके से नहीं होता था जैसे आज हो रहा है। नॉर्मली छोटी मसाजिद में और मदारिस में ये काम होता था और लोग वहाँ से ग्रुप बनाते थे और ग्रुप लेके आते थे। मतलब कोई बहुत ऑर्गेनाइज वे में काम नहीं हो रहा था। ये सिलसिला चलते चलते जब तकरीबन 2003 के करीब आया तो फिर हमारी वज़ारत हज मज़हबी उमूर जो है पाकिस्तान में, उन्होंने डिसाइड किया कि इस सेक्टर को प्राइवेटाइज़ किया जाए और एक अच्छे तरीके से काम का आगाज़ किया जाए। उसके लिए कोशिश 2003 और 2004 से तकरीबन हमारी वज़ारत ने स्टार्ट करनी थी। और उसका जो पहली जिसके बोलते पहली सीढ़ी थी, वो हमें प्राइवेटाइज़ करने के लिए हमें पूरे पाकिस्तान भर से उन सीनियर लोगों को जो हज का कुछ साल का तजर्बा रखते थे उस वक्त, यानी उस वक्त अगर हम बात करते हैं 2000 की बात करते हैं तो पूरे पाकिस्तान में उंगलियों पे गिने हुए लोग थे जो हज का काम पूरे पाकिस्तान से करते थे। तो उनको कॉल किया गया और उनसे उनके कवायफ मांगे गए, उनका तजर्बा मांगा गया कि प्राइवेटाइज़ करने जा रहे हैं और इस सिलसिले में जो लोग काम करने के ख्वाहिशमंद हैं और जो काम का तजर्बा रखते हैं वो इस सिलसिले में शामिल हो जाएं। तो पहली दफ़ा पाकिस्तान भर से जब ये पहली दफ़ा प्राइवेटाइज़ हुआ, कंपनीज़ बनी, ट्रैवल एजेंसीज़ बननी शुरू हुई, तो उस वक्त पहली दफ़ा पूरे पाकिस्तान से तकरीबन कोई 250 से ज़्यादा 254 के करीब टूर ऑपरेटर थे जिन्होंने दरख्वास्तें दायर की। और मतलब उस वक्त तो जिसने दरख्वास्त दी उसको कोटा मिल गया। फिर उसके बाद पहली मरतबा हज ग्रुप ऑर्गेनाइज होना शुरू हुए पाकिस्तान भर में। और पाकिस्तान में उस वक्त भी एक जो ट्रेंड था वो था कि लोग जो भी ग्रुप लेके जाते थे, उस वक्त पाकिस्तान भर से लोग लेके जाते थे। नॉर्मली माजरत के साथ हमारे लोग बिल्डिंगों में हज कराते थे। सही। बिल्डिंगों में हुज्जाज कराम जाते थे, एक एक कमरे में गद्दे लगे होते थे और उस एक कमरे में 10 से 15 और हत्ता के 18 और 20 कमरे के साइज़ पे डिपेंड करता था, उसमें लोग रहते थे वहाँ पे। मतलब बहुत ही सब स्टैंडर्ड जिसे कहते हैं वो उस तरीके से काम हो रहा था। उस दौरान यानी सन 2000 में जब 2000 में ये सारी चीज़ें, मैंने भी जो पहला हज किया, मैंने भी पहला हज अपना इसी तरीके से किया। सही। जो मैं पहला हज मैंने किया, मैंने भी इसी तरह के गद्दों पे रहते हुए हज किया। लेकिन कुछ बचपन से ही कम उम्री से मुझे चीज़ों को थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करने की मुझे आदत थी। इसलिए मैंने जब देखा कि हमारा पड़ोसी मुल्क उसके हुज्जाज कराम अच्छी बिल्डिंगों में रह रहे हैं, तो जबकि मैं उस वक्त उम्र में बहुत कम था, करीब मेरी उम्र 19 और 20 साल के दरमियान थी, तो मैंने उनके हुज्जाज कराम से अपने तौर पे जो मालूमात ले सकता था, जो इंटरव्यू ले सकता था, इंटरव्यू लिया। उसके बाद मुझे समझ में आया कि ये हम रह रहे हैं बिल्डिंगों में और ये लोग रह रहे हैं अच्छे अच्छे होटलों में। जब उनसे इंटरव्यू लिया गया या उनका जो भी ग्रुप लीडर था उससे इंटरव्यू लिया गया, तो समझ में आया कि ये बेसिकली शिफ्टिंग पैकेजेस हैं। ये मखसूस टाइम के लिए आते हैं, इन होटलों में क़याम करते हैं, लेकिन जब हज करीब आता है तो ये अजीज़िया में शिफ्ट हो जाते हैं। सही। तो मैंने इसकी पूरी इनके पैकेजेस की रैकी की और इनके तमाम पैकेजेस को समझा और उसके बाद आके मैंने पाकिस्तान में ये पैकेजेस अनाउंस किए। सही। जब मैंने पैकेज अनाउंस किए, मेरी उम्र तो सबसे पहली बात तो उम्र ही कम थी और उस पर तो उंगलियां उठनी थी बहुत से लोगों को, क्योंकि बहुत से लोगों ने बोला यार ये तो बहुत कम उम्र बच्चा है, ये तो फंसवा देगा और ये बहुत मुश्किल काम है, ये कर नहीं सकेंगे, ये सिर्फ इंडियन कर रहे हैं। सही। उसके बाद मैंने फर्स्ट टाइम अल्हम्दुलिल्लाह, कौन से सन की बात है? ये बात है सन 2001 की। सही। जब तकरीबन 22-23 साल। हाँ, नहीं इससे ज़्यादा हो गया ना, ये हम 2024 का हज करा है जी। 2006 में 2 हज आए थे। सही। तो यानी 25 हज हो चुके हैं माशाअल्लाह तबारक। जब मैंने फर्स्ट टाइम आके अजीज़िया पैकेज अनाउंस किया तो अजीज़ा पैकेज पे मैंने वर्किंग शुरू की। तो
उस वक्त लोगों ने उस वक्त होता था स्पॉन्सरशिप का एक स्कीम थी हमारी गवर्नमेंट ने जो निकाली गई थी, उस पर हम लोग ले गए, यानी प्राइवेट जो लोग काम करना चाहते थे वो स्पॉन्सरशिप स्कीम पे हज कराते थे और हम उसके तहत जाते थे। जब मैं करके आया और जब मैंने ये पैकेज अनाउंस किया मार्केट में, मार्केट छोटी सी मार्केट उस 20 साल की उम्र में क्या हो सकती है किसी बच्चे की, तो जब मैंने अनाउंस किया तो लोगों ने कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, कुछ लोगों ने मुझे बड़ा डिस्करेज किया कि यार तुम तो बच्चे हो, तुम हमारे साथ मिल जाओ, हम तुम्हें बताएंगे काम कैसे होगा। सही। और ये काम तो बहुत मुश्किल है जो तुम करने जा रहे हो और ये इतना आसान नहीं है, और अजीज़िया हज पैकेज तो वैसे ही बहुत मुश्किल काम है। मैंने उस वक्त उनको रिफ्यूज़ कर दिया। मैंने कहा इंशाअल्लाह ताला अजीज़ मैं ये काम कर रहा हूँ, मेरे पीछे आप सब आएंगे। सही। और आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पाकिस्तान अजीज़िया हज पैकेजेस करता है। सही। अजीज़िया हज पैकेजेस की पहचान अगर मैं कहूँ कि हम हैं या इजाज़ मुक़द्दस है या मैं हूँ तो उसमें कोई गलती नहीं है। बिल्कुल माशाअल्लाह। और ये जानते हैं मेरे जो हम असर जितने भी लोग हैं वो इस हवाले से मुझे पहचानते हैं और मैं इस हवाले से मशहूर हूँ कि अजीज़िया पायनियर ऑफ अजीज़िया हज पैकेजेस इन पाकिस्तान, हमने पाकिस्तान में हज पैकेजेस को इंट्रोड्यूस कराया। सही। लोग सिर्फ सुनते थे, हमने कराया। सही माशाल्लाह। फैसल भाई आपने माशाल्लाह ये वाली बात कही कि आप पायनियर ऑफ हज अजीज़िया हज पैकेज हैं, तो ज़रा उन लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दें जो आज तक हज पे नहीं आए हैं, जिनको नहीं पता है कि हज क्या होता है, कि इन दोनों पैकेजेस में क्या फ़र्क होता है और किस तरीके से मतलब उससे क्या मतलब सहूलियात आई लोगों की ज़िंदगी में। देखें सबसे पहली बात तो ये हुई थी उस वक्त एक लॉन्ग ड्यूरेशन के पैकेजेस बनते थे उस वक्त की अगर मैं बात करता हूँ, और तो एकदम ही स्टैंडर्ड आपका बहुत हाई हो गया, कहाँ बिल्डिंगों में गद्दों पे सोते थे और अब आप 5 स्टार और 4 स्टार होटल्स में रहने लगे। ठीक है ना, तो स्टैंडर्ड ही आपका मतलब उन्हीं पैसों में, उतने ही सेम पैसों में आपका स्टैंडर्ड बहुत हाई हो गया। आपको लग्जरी अंदाज में होटल्स में रह रहे हैं, अच्छे खाने खा रहे हैं, तो वो मतलब ये हर टूर ऑपरेटर कॉपी करता गया, फिर हमें फिर कॉपी पूरे पाकिस्तान में इस वक्त सब ये लोग कर रहे हैं। अच्छा इसके फ़वाइद क्या हैं? सबसे अहम फ़ायदा इसका तो अब तो ये है कि हरम के करीब के जितने होटल्स हैं बहुत महंगे, यानी कि अगर हम मिसाल के तौर पे हम हरम के करीब के होटल की बात करते हैं तो उसका जो रूम है 4 ज़िलहज से 14 ज़िलहज का मिनिमम स्टार्ट होता है 50,000 रियाल से, एक कमरा डबल बेड का। ओके। अच्छा 4 ज़िलहज से 14 ज़िलहज के दरमियान एक हमारी बड़ी मार्केट है जो यूरोप से हमें ज्वाइन करती है, और यूरोपियन मार्केट है, USA, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, बहुत सी जगहों से जो लोग हमें ज्वाइन करते हैं। मैं उनको समझाता हूँ। एक मार्केट है जो कि बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए वो लोग हज करने के लिए आते हैं। 4 ज़िलहज से 14 ज़िलहज 11 दिन 12 दिन हत्ता कि 14-15 दिन का मैक्सिमम वो लोग हज करने आते हैं। मेरा उनको समझाना ये है, मेरा उनको बताना ये है कि जनाब आप जितने शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आ रहे हैं और आप बिल्कुल अगर हरम के सामने वाला पैकेज ले रहे हैं, एक तो वो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक है ना, उस वक्त उस ड्यूरेशन में होटल्स के रेट बहुत हाई हैं, तो उनका पैकेज ऑटोमेटिकली बहुत हाई हो रहा है। मैं उन लोगों को समझाता हूँ जब आप बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आ रहे हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद ये है कि आपके पास अजीज़िया में बहुत अच्छा होटल हो, जो कि आप जहाँ से वॉक, अजीज़िया बेसिकली क्या है, अजीज़िया मिना के साथ बिल्कुल एक जुड़ी हुई जगह है। सही। जहाँ से आप वॉक करके मिना में चले जाते हैं, जहाँ से वॉक करके आप जमरात पे चले जाते हैं, वहाँ से वापस आ जाते हैं। बेसिकली एक शहर है जो कि कुछ दिनों के लिए बसता है और जो कि मिना के साथ बिल्कुल मुल्हक है। बिल्कुल। वहाँ से ना कि आपको हरम के करीब से मिना आना आसान है, बल्कि आपको अजीज़िया में रहते हुए मिना जाना और मिना से वापस अजीज़िया आना बहुत आसान है। बिल्कुल। पैकेज के प्राइसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। असल एक्टिविटीज़ जो हज की एक्टिविटीज़ शुरू होती हैं, कोई भी टूर ऑपरेटर कराता है, वो होती है ज़िलहज की पहली ज़िलहज, पहली ज़िलहज, दूसरी ज़िलहज, तीसरी ज़िलहज, चौथी ज़िलहज। तमाम प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं, इस्लामी स्कॉलर्स होते हैं हमारे साथ, वो तमाम पैकेजेस तमाम टूर से मुताल्लिक आगे मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफा, जमरा में जो भी आपने अदायगी हज की करनी है फ़राइज़ की, उससे मुताल्लिक आपको बता रहे होते हैं। तो बेहतर यही होता है, देखिए हरम के करीब जो होटल है ना, उसमें कहीं पे भी 5 स्टार होटल्स में कोई भी आप कोई बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, वहाँ इजाज़त ही नहीं होती होटल्स के अंदर। अब अजीज़िया में हमारे पास अच्छी जगहें होती हैं, मसाजिद होती हैं और बहुत सी ऐसे जगहें होती हैं जहाँ पे हम अच्छे बड़े प्रोग्राम करते हैं। सही। पहली ज़िलहज को आप या 4 ज़िलहज को जो लोग भी आते हैं, मेरा मशवरा है, मतलब लोगों की चॉइसेस होती हैं अपनी, लोग उसके बावजूद भी बड़ी तादाद होती है वो कहती है नहीं जी हमने रहना हरम के पास है, तो वो चीज़ें भी होती हैं। मतलब हम वो पैकेजेस भी हमारे साथ होते हैं, वो पैकेजेस वाले लोग भी हमारे साथ होते हैं, लेकिन मेरा फिर भी लोगों को समझाना ये है कि आप
ना कि इतने ज़्यादा पैसे दे के थोड़ी देर के लिए गौर करें। अगर आप 4 ज़िलहज को हरम के करीब 50,000 रियाल के होटल में आके रुकते हैं, आप रुके कितने दिन? 4 ज़िलहज, 5 ज़िलहज, 6 ज़िलहज, 7 ज़िलहज से 4 दिन रुके आप। उसके बाद आप मिना चले गए, 8, 9, 10, 11, 12 ज़िलहज, हज के 5 दिन है। आपका कमरा लॉक है और आपको आप है नहीं उसमें, आप उसमें है नहीं, आप सिर्फ उसको यूज कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 10 ज़िलहज को, जब आप तवाफ़ ज़ियारत को आ रहे हैं। तो मतलब वो पूरा एक सही कम्बिनेशन बनता नहीं है उसमें हज का। आप जब अजीज़िया में होते हैं, अजीज़िया के मिना के करीब होते हैं, तो वहाँ से आपको जाना आना बहुत ज़्यादा सहूलत रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा लोगों को यही समझाना है, लेकिन लोगों की अपनी चॉइस होती है। लोग बोलते हैं नहीं हम अजीज़िया में नहीं रुकना चाहते, तो वो अजीज़िया में नहीं रुकते और वो हरम के करीब होटलों में रुकते हैं। सही। तो इस तरीके से पैकेजेस हमने डिफरेंट डिज़ाइन किए हुए होते हैं। सही। जिसमें जिसकी जो भी पसंद होती है, कोई मक्का अराइवल पहले चाहता है, कोई मदीना अराइवल पहले चाहता है, तो उसी के मुताबिक हमने पैकेज। तो फैसल भाई आपके जो पैकेजेस हैं, जैसे हिजाज़ मुक़द्दस के जो पैकेजेस हैं, वो कितने टाइम से लेके कितने टाइम तक के हैं, और उसका यानी जो प्राइस रेंज है वो कितने से कितने तक की है ऑलमोस्ट? देखिए, और कितने लोगों का आपका जो है ग्रुप लेके आते हैं? अच्छा, नंबर एक चीज़ तो मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊं उससे पहले कि पैकेजेस हमारे जो हैं वो 10 दिन के भी हैं, 10 दिन के हैं, 12 दिन के हैं, 14 दिन के, 17 दिन के, 20 दिन के पैकेज हैं, और कुछ पैकेज हमारे पास 25 दिन के भी हैं। और इसमें हम दुनिया भर से, अब ऐसा नहीं रहा कि हमारे पास से पाकिस्तान से हुज्जाज करवाते, दुनिया भर से लोग ज्वाइन करते हैं। पाकिस्तान उन्हें आने की अब ज़रूरत भी नहीं है। सिर्फ शर्त क्या है कि उनके पास पासपोर्ट पाकिस्तानी होना ज़रूरी है। ओके। और लाजमी तौर पे उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, वो दुनिया के किसी भी हिस्से में मौजूद है। वो ई-हज के ज़रिए अब उनका वीज़ा इशू होता है। सही। वो कहीं भी बैठे हैं, उन्हें पाकिस्तान आने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने जहाँ पे भी जिस भी डेस्टिनेशन पे वहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे ज्वाइन करते हैं। हम उन्हें वो सहूलत भी देते हैं, अगर वो कहते हैं कि जी टिकट वहाँ से हम टिकट भी अरेंज करें तो टिकट भी हम अरेंज करके देते हैं। और अगर वो ये कहते हैं कि जी टिकट हम खुद कर लेंगे, तो वो भी उनको यानी करना, उनके लिए हमने उनको इजाज़त दी हुई होती है कि वो ये काम कर सकते हैं। सही। तो यहाँ पे उनकी सारी चीज़ें आप खुद सब मैनेज करके? हाँ, यहाँ पे इनके जितने भी इंतज़ामात हैं, उनके अराइवल के बाद और उनका मक्का आना, फिर मक्का से मदीना, मदीना से वापस मक्का आना, अज़ीज़िया में क़याम, तमाम खाने के इंतज़ामात, तमाम उसकी ट्रांसपोर्टेशन के इंतज़ामात, मिना ले आना, मुज़दलिफ़ा, अरफ़ा, जमरा, हर जगह लेके जाना, वो तमाम तर इंतज़ामात हमारी पूरी टीम यहाँ पे मौजूद होती है। और काफ़ी लोग होते हैं हमारे साथ यहाँ पे इस पूरे काम को देखने के लिए, मैनेज करने। फैसल भाई, आप लोगों का माशाल्लाह इतने साल का एक्सपीरियंस है, 25 हज जैसे आपने बताया आप माशाल्लाह कर चुके हैं, तो पहले के हज में और अब के हज में क्या मेन डिफरेंस आप देखते हैं? देखिए, अब सबसे पहले मैं बताऊँ, मेरी बड़ी कोशिश होती है कि हमारे साथ, स्पेशली मैं अगर अपनी बात करता हूँ, हमारे साथ जो भी लोग हमें ज्वाइन करना चाह रहे हैं हज के लिए, दुनिया भर से कहीं से भी हैं, तो मैं उनको बहुत ज़्यादा एजुकेट करना चाहता हूँ। लेकिन वजह उसकी क्या है कि कोविड से पहले जो हज का तरीक़ेकार था, सऊदी वज़ारत हज ने पूरे निज़ाम को तब्दील कर दिया। अब पहले जैसा हज नहीं है। जैसे कोविड से पहले मौलमीन का सिस्टम होता था, अब मौलमीन का सिस्टम ख़त्म हो चुका है। अब कोई मौलम नहीं है, अब सिर्फ सर्विसेज कंपनीज़ हैं, मुतवफ़ कंपनीज़ हैंगी, और उस एक कंपनी के अंडर में मज़ीद 10 मकातिब आते हैं। अच्छा, यानी सिस्टम 180 डिग्री पे अभी चेंज हो गया। लोगों को ये समझना भी ज़रूरी है। देखिए ना, एक चीज़ जो कि सऊदी वज़ारत हज ने, जो आज से पहले होती थी, कोविड से पहले एक तरीक़ाकार था, एक डोमेन था उन मौलमीन का जो कि जिनकी नस्लें ही काम करती चली आ रही हैं। हज के काम सिर्फ वही लोग करते थे। बिल्कुल। उस सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया है। अब कोई भी शख्स आके यहाँ पे अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवा के ये सर्विसेज दे सकता है। सही। उसका नुकसान क्या हो रहा है हमें अभी, क्योंकि ये पूरा सिस्टम ट्रांसफॉर्म हो रहा है। पूरा एक नया सिस्टम आया है जिसको लोग समझ भी नहीं पा रहे हैं, और हत्ता के बड़े जो पुराने जो इस वक्त मौलमीन हैं, वो भी सिस्टम को प्रॉपरली अभी तक नहीं समझ पाए। यानी सिस्टम हर साल चेंज होता जा रहा है। तमाम सिस्टम ऑनलाइन लेके आया जा चुका है, और ये सिस्टम हर साल इसमें तब्दीलियाँ आती जा रही हैं। इससे पहले क्या होता था, कोविड से पहले ये होता था कि जी मौलम होता था, मौलम 3 साल के लिए एक जगह ले लेता था, उसको 3 साल के लिए एक प्लॉट, एक जगह एलोकेट कर दी जाती थी, और हमें पता होता था कि भाई ये मौलम है, ये सर्विस देने वाला है या नहीं है। सही। हमें ये पता होता था, हम उसके पास जाएं या ना जाएं, ये हमारे इख्तियार में होता था। सही।
लेकिन अब इसके बाद जब से ये ऑनलाइन सिस्टम हुआ है तो ये इख्तियार हमारे पास से ख़त्म हो गया है। सही। हमारे पास ये इख्तियार रह गया अब कि हमें सिर्फ ये पता है कि हम किस कंपनी के पास जा रहे हैं। ओके। यानी तकरीबन इस वक्त 36 कंपनीज यहाँ पे इनरोल हो चुकी हैं सऊदी अरब में मुतव्वफ़ीन की सर्विसेज देने के लिए। ओके। जैसे पाकिस्तान में ट्रैवल एजेंसियाँ हैं, इसी तरह यहाँ पे 36 के करीब लोगों को इस काम के लिए जिम्मेदारी दी गई है। सही। अब उसमें से कौन अच्छा काम करने वाला है और कौन अच्छा काम नहीं करने वाला, ये तजर्बा करके पता चलेगा, क्योंकि ये सब नए लोग हैं, इनका तजर्बा नहीं है। सही। पूरा सिस्टम चेंज हुआ है। अब हो ये रहा है कि पहले तो ये होता था ना मौलिम के साथ, हत्ता कि हम पूरे दिन और रात बैठते थे, उनके साथ हमारी मीटिंग्स होती थी, हमें पता होता था कि भाई गद्दा किस साइज़ का है, सोफ़ा कम बेड किस साइज़ का है, किस कलर का सोफ़ा कम बेड है, किस कलर का कारपेट है। हमें A to Z यानी उसका फ्लो क्या है और उसका बतानी है, यानी उसका सारी चीज़ें हमें पता होती थी कि ये हमें क्या डिलीवर करने जा रहा है, खाना कौन सा देने जा रहा है, क्या सुबह होगा क्या दोपहर। अभी ऐसा कुछ भी नहीं रहा है। अच्छा। अभी गैप आ गया, कम्युनिकेशन गैप आ गया है। तो अब किस तरह से होता है? अब क्या हो रहा है, अब ये दौड़ नई शुरू हो चुकी है, यानी कि अब जोन सिस्टम आ चुका है। अच्छा। ठीक है ना, जोन 1 में, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5, 5 जोन बन गए मिना के। अब जो अच्छी सर्विसेज देने के लिए ख्वाहिशमंद टूर ऑपरेटर्स होते हैं, उनकी आपस में बड़ा कंपटीशन होता है। सब कोशिश करते हैं कि अपने उजाज कराम को जोन 1 में जगह दिलवाई जाए। अब जोन 1 में अगर जगह दिलवानी है या जोन 2 में जगह दिलवानी है, तो उसके लिए आपको अब हमें इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, जो कि आज से पहले, कोविड से पहले ऐसा कभी भी नहीं था। यानी अभी देखें आप, मिसाल के तौर पे हम इस वक्त बैठे हुए नवंबर में किसी भी किस्म की दुनिया भर में कोई हज की बुकिंग नहीं हुई। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन हम अपना पैसा सऊदी अरब ट्रांसफर कर चुके हैं जोन को लॉक करने के लिए। ओके। अपने पास से इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही है टूर ऑपरेटर्स को। अभी मुल्क के हालात का किसी को नहीं पता, जो इस वक्त पूरे ओवरऑल हम देखते हैं दुनिया में जो हालात जिस तरीके से चल रहे हैं किसी को नहीं पता, लेकिन हम इन्वेस्ट कर चुके हैं। सही। अब टूर ऑपरेटर्स के ऊपर ये जिम्मेदारी आ गई है कि उसे अगर अपने लोगों को अच्छी जगह देनी है तो उसको इनिशियली इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। बिल्कुल ठीक है। जो कि आज से पहले कभी भी नहीं था। अच्छा, इन्वेस्ट भी कर दिया, चले भाई बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ मसला ये है कि इन्वेस्ट करने के बाद हमारे पास ये इख्तियार है कि हम इन 36 कंपनियों में से किसी एक कंपनी का इंतखाब करें। अब बात यह है कि उस एक कंपनी में 25 मकातिब हैं, 25 मौलमीन उसने हायर करने सीजनल उस कंपनी ने। अब वो प्रोफेशनल है या अनप्रोफेशनल, वो उस कंपनी के ऑनर पे या उसकी मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। अगर खुदा न खासा आपने जिस कंपनी के साथ जोन 1 का मतलब ए कैटेगरी का मुआहदा किया है, लेकिन उसका जो मालिक है उस कंपनी का, उसने जिस मुतव्वफ़ का इंतखाब किया है आपको सर्विसेज देने के लिए, वो यानी कि तजर्बेकार अगर नहीं है जी, ना तजर्बेकार है, तो आप उसमें बहुत बड़ी मुश्किल में आ जाते हैं। सही। नंबर 2 क्या होता है, नंबर 2 अब ये होना शुरू हो गया है कि मिसाल के तौर पे एक प्लॉट है, उसका कुल रकबा 3000 स्क्वायर मीटर का है। सही। क्योंकि एक हाजी के लिए 1 स्क्वायर मीटर की जगह है, मुख्तस की गई है सऊदी वज़ारत हज की जानिब से हमारे लिए। अब हो ये रहा है कि ये बात मैं कहता हूँ कि हमारी वजारत को भी इसमें समझने की ज़रूरत है। जब 3000 गज का एक प्लॉट है, उसमें 3000 लोग कैसे आएंगे? उसको 1 मीटर की अगर आप जगह देंगे तो 3000 लोग आ ही नहीं सकते। उसकी वजह, बुनियादी वजह ये है कि मौलिम अपना ऑफिस करेगा एक, ठीक है ना, एक मेडिकल का उसमें ऑफिस करेगा और उसके स्टाफ का एक ऑफिस होगा। ये 3 ऑफिस तो वो उस 3000 गज में ले लेगा। बिल्कुल ऐसे ही। उसके बाद कोई वॉशरूम की जगहें होती हैं, कुछ किचन की जगहें होती हैं। उसके बाद जब और उस साथ ही जब वो जिप्सम बोर्ड लगाता है, जिप्सम बोर्ड की जो थिकनेस है वो 10 mm की है। सही। जब वो 10 mm पूरे ओवरऑल पूरे मिना में जब लगाता है तो अच्छी खासी जगह उसमें भी ज़ाया हो जाती है। तो ये इनको खुद सोचना चाहिए कि 3000 स्क्वायर मीटर में 3000 लोग नहीं आ सकते। पिछले कोविड के बाद से ही मसाइल आ रहे हैं कि 3000 या 3500 स्क्वायर मीटर का अगर एक जगह है तो उसमें मौलिम कोशिश करता है कि इसमें 3500 लोग आ जाएं, तो कैसे आते हैं? फिर उसकी जगह कम करते जाते हैं। जहाँ 1 मीटर सऊदी वज़ारत हज ने मुख्तस की है तो वो 1 मीटर नहीं बचती, वो फिर 80 सेंटी के और फिर 50 सेंटी के गद्दे लगा के उसको वो जगह दी जाएगी। अब इसमें नुकसान क्या हो रहा है हमारा
इसमें नुकसान ये हो रहा है कि आम आने वाले हाजी को इससे बारे में कुछ भी नहीं पता है कि यहाँ का सिस्टम बिल्कुल ही 180 डिग्री पे अभी चेंज हो चुका है। यानी कि पहले टूर ऑपरेटर के हाथ में तमाम तरह इंतजाम होते थे मिना के, कभी सोच भी नहीं सकता था कोई शख्स कि कहीं मिना में जगह कम होगी, लेकिन कोविड के बाद से मसाइल हर मकतब में आ रहे हैं, जगह माइनस में मिलती है। 400 आदमी की जगह चाहिए थी तो आखिर में पता चलता है कि जी 380 आदमी की जगह मिली आपको, या मिसाल के तौर पे 390 आदमी की जगह मिली है। जो 10 आदमी रह गए उसकी क्या गलती, उसकी कोई गलती है? वो भी तो कोई पूरे गलती पैसे पे करके आया है। वो पूरे पैसे पे करके आया है, उसका पूरा राइट है। जैसे उन 390 लोगों का राइट है, उन 10 लोगों का भी वही राइट है, बिल्कुल। उसकी नाराजगी बजाय। लेकिन वो टूर ऑपरेटर इसमें इस सारे मामले में ऐसे फंस गया है कि वो, जबकि हम बहुत एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए ये मामला ऐसे आ रहे हैं कि ये हमारे से ऊपर है, इस वक्त ये वजारत के हाथ में जा चुके हैं सारे मामला, मौलमीन के मामला हैं। लेकिन ये बात हम बहुत एजुकेट करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जिस शख्स के साथ भी ये मामला होगा, मिसाल के तौर पे एक शख्स के साथ भी होगा, उसकी नाराजगी बजाय बिल्कुल वो कहेगा यार मेरी क्या गलती, 399 लोगों को जगह मिल गई और मुझे क्यों नहीं जगह मिल रही। तो ये मसाइल आ रहे हैं। मिना के मामला टोटली जैसे कोविड से पहले एक टूर ऑपरेटर के हाथ में होते थे, टूर ऑपरेटर के हाथ में A to Z होते थे, हमारे मौलम के साथ हम बिल्कुल साथ मिलके काम करते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसमें जो मसाइल आ रहे हैं उसको हम यानी मैनेजमेंट के साथ मिलके ये तमाम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, वजारत हज तक ये तमाम चीज़ें पहुंचा रहे हैं। ऐसा नहीं है, हम मुस्तकिल 3 साल से ये मामला चल रहे हैं, लेकिन इसका अभी तक कोई सद्देबाब नहीं हुआ है, इसका अभी तक कोई हल नहीं निकला है, और जिसके नुकसान टूर ऑपरेटर को उठाने पड़ते हैं। सही, वो क्या है भाई? नुकसान क्या है? मिसाल के तौर पे आपको अगर जगह नहीं मिलेगी तो आप तो कंप्लेन करेंगे ना मुझसे, आप मेरी शिकायत भी करेंगे। बिल्कुल, आप मेरी शिकायत करेंगे। हमारा मिनिस्ट्री को, हमारी वजारत हज को भी ये कहना है, हमारा उनको ये पैगाम है, हम उनको समझाने की कोशिश करते हैं हज के 5 दिन की कंप्लेंट्स को एंटरटेन ना किया जाए। देखिए हज के 5 दिन एक आदमी के इख्तियार में ही नहीं है, टूर ऑपरेटर के इख्तियार में वो है ही नहीं, तो आप उस कंप्लेंट को एंटरटेन, वो तमाम तर शिकायत करने का फिर वजारत हज को होती है शिकायत। जो भी कंप्लेंट्स मिना के 5 दिन की होती है उसकी शिकायत होती है वजारत हज की, और वो शिकायत मौलम की होती है, वो किसी टूर ऑपरेटर की होनी ही नहीं चाहिए। बिल्कुल सही है। तो ये चीज़ें हम बहुत एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ना, आप, मैं बता रहा हूँ कि अगर 5 लोगों को भी जगह नहीं मिलेगी तो 5 कंप्लेन करेंगे वो, बिल्कुल ऐसे ही। और उनकी कंप्लेन बजाय वो, मैं भी अपनी जगह पे रखूँ, अपनी जगह पे सोचूं कि अगर मैं किसी के साथ जाता हूँ और मुझे जगह नहीं मिलती, मैं बोलूंगा यार ये तो 399 और 395 लोगों को तो आपने जगह दे दी, मेरी क्या गलती है? बिल्कुल, और मैं कंप्लेन मेरी बजाय, लेकिन उसको ये नहीं पता कि कंप्लेन किसको करनी है, वो मिनिस्ट्री को कंप्लेन कर रहा है। मिनिस्ट्री अपने पास फौरन नोट करती है, उस फौरन के यार ये शिकायत आई, हम समझा रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर पाकिस्तान को, ये पैगाम बार बार पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। हज के 5 दिनों की 2.5 मिलियन लोग एक शहर में एक रात में जहां पे पहुंचते हैं, कौन ऐसा शख्स है, मैं कहता हूँ ये US आर्मी की एक रात में इतना बड़ा ट्रांसफर नहीं दे सकती जितना हम मिना से अरफात से मुजदलफा और मुजदलफा से मिना का करते हैं। 2.5 मिलियन ऑफिशियल और अनऑफिशियल की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। बिल्कुल ऐसे। अब अगर मैं सिर्फ 2.5 मिलियन लोगों को मैं काउंट करूं, जिसके अंदर सिर्फ हुज्जाज किराम है, मैनेजमेंट वाले लोग नहीं, सिर्फ हुज्जाज किराम है, अगर मैं 2.5 मिलियन लोगों को बसें इनकी मैं काउंट करूं, कम से कम 50,000 से जायद बसें बनती हैं। तो जिस शहर में 50,000 बसें आएंगी वहां पे ट्रैफिक जैम की क्या सूरत हाल है? थोड़ी देर के लिए सोचें आप, उसमें टूर ऑपरेटर कोई कुछ नहीं कर सकता। ये मेरा पैगाम सबके लिए, मैं आप लोगों को एजुकेट करना चाहता हूँ कि ये कुछ हमारे इख्तियारात से बहुत बाहर की बात है। इतने बड़े ट्रैफिक जैम में, मिसाल के तौर पे हम पाकिस्तान में बात करते हैं, हम शहर कराची ही की बात करते हैं कि वहाँ कोई छोटा सा कोई एक रोड भी बंद हो जाए ना तो पूरा शहर बंद हो जाता है। ऐसा ही। तो यहाँ तो 50,000 बसें हैं जो कि आपको मिना से अरफात लेके जा रही है और अरफात से मुजदलफा लेके आ रही है। ट्रैफिक जैम में आप फंस जाएंगे, टूर ऑपरेटर की कोई गलती नहीं होगी उसमें। अभी इस पे पॉडकास्ट शुरू होने से पहले आपके वो बता रहे थे कि हाजी थे, उनकी वालदा का इंतकाल हो गया था, इस तरह से, उसका बताइए। देखिए आपको मैं एक बात बताऊं कि ये हमारे यहाँ माजरत के साथ हमारी ईमान की भी कमज़ोरी है। हम जहाँ अच्छा हो जाता है ना वहाँ बोलते हैं अल्लाह ने कर दिया। माजरत के साथ मैं माजरत का लफ्ज़ फिर इस्तेमाल कर रहा हूँ, और जहाँ बुरा कुछ हो जाता है तो वो कहते हैं कि टूर ऑपरेटर ने कर दिया। अब मैं कहता हूँ कि सलाम करता हूँ मैं उन साहब को, अहमद साहब को, उनकी
रात, ये मैं इस 2024 के हज की बात कर रहा हूँ, रात 3:30 बजे उनकी कॉल आती है, हम 7 बजे के अरफात से चले हुए हैं, मुजदलिफा नहीं पहुँच सके, रात 3:30 बजे तक बसों में बैठे। रात 3:30 बजे उनकी मेरे पास कॉल आती है कि फैसल भाई मेरी वालदा का इंतकाल हो गया। और वालदा कहाँ है? वालदा उसी बस में है, उसी बस में है। लेकिन मैं कहता हूँ उस शख्स की बर्दाश्त, मैं सलाम अर्ज करता हूँ उसको, और उसका तहम्मुल, यानी कि अगर ये बहुत बड़ी बात है कि किसी माँ से बड़ी तो दुनिया में कोई चीज़ है ही नहीं। उसकी माँ चली गई, लेकिन उस शख्स ने बहुत इत्मीनान के साथ मुझे बताया कि यार मेरी वालदा का इंतकाल हो गया फैसल भाई। कोई किसी किस्म की उसने कोई नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल नहीं की। कोई होते, कुछ लोग होते हैं तैश में आ जाते हैं कि यार हम तो देखे ना, हम इतनी देर हो गई हमें बैठे हुए, सफोकेशन हो गई या हार्ट अटैक हो गया। तो ये सारे मामला सफ़र का हिस्सा हैं, इसको समझ के आए। ये गर्मियों का हज है और आगे 7 साल शदीद तरीन गर्मियाँ हैं। सिर्फ वो लोग हज पे आए जो अपने आप को बड़ा बहुत समझते हैं कि वो ताकत है उनमें चलने की। सिर्फ पैसा दे देना ही सब कुछ नहीं है। यहाँ पे हो ये रहा है, हमारी करेंसी बहुत डिवैल्यू हो चुकी है। आज भी अगर हम इंडिया को देखते हैं, बांग्लादेश को देखते हैं, 25 रुपए का रियाल है, हमारा रियाल 75 रुपए का है। हमारी करेंसी इतनी डिवैल्यू हो चुकी है कि अब अगर हम अपनी सर्विसेज में कंप्रोमाइज़ नहीं करते तो हमारे पैकेजेस लाजमी ऊपर रहेंगे। महंगे पैकेज होंगे, हम अच्छी चीज़ों का इंतखाब करेंगे, अच्छी बसों का इंतखाब करेंगे, अच्छे खाने के स्टैंडर्ड का इंतखाब करेंगे, हम अच्छे अजीज़िया के होटल, मक्का के होटल, मदीना के होटल, अच्छे स्टाफ का जब करेंगे तो हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो हमारे पैकेजेस लाजमी सी बातें ऊपर होंगे। लोगों को मैं ये कहता हूँ, लोगों को सबसे पहले, जैसे मिसाल के तौर पे आप कार खरीदने जाएं और कार के बारे में आपको अलिफ बे नहीं पता हो, तो कार में तो बहुत वेरिएशंस है ना, बहुत सी किस्म की कार है, छोटी से लेके बड़ी तक कार है। बिल्कुल, आपको अगर कार खरीदनी नहीं आती तो आप फर्क नहीं कर सकेंगे। इसी तरह लोग हज के पैकेजेस में फर्क नहीं कर पा रहे होते। भाई वो भी तो यही होटल दे रहा है, आप भी यही होटल दे रहे हैं, आपके और उनके पैकेजेस में तो 5 लाख रुपए का फर्क है। एक मिसाल मैं उनको समझाता हूँ कि देखें, आपको सबसे पहली बात, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप जिस टूर ऑपरेटर को जा रहे हैं वो उसकी रैंकिंग क्या है उन लोगों की। मतलब अब तो पाकिस्तान में 904 लोग ये काम कर रहे हैं। अब सिमट के सऊदी गवर्नमेंट ने उनको 45 के कूजे में बंद कर दिया है। सिर्फ 45 कंपनीज रह गई हैं, 45 टूर ऑपरेटर रह गए हैं। अब आपने उन 45 में से लोगों का इंतखाब करना है कि भाई आपने किसके साथ जाना है। सही। आपने अगर इंतखाब करने में गलती करी, देखिए हर तरह का काम करने वाले लोग हैं। मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि कुछ लोग, जब ये काम का आगाज़ पाकिस्तान में हुआ तो मदरसों और मसाजिद से काम आगाज़ हुआ था। यूरोप में आज भी मदरसों मसाजिद में काम हो रहा है। तो जो एक बड़ी तादाद इसमें शामिल हुई, मदरसों मसाजिद से शामिल हुई, माज़रत के साथ कोई इसमें बुरा मानने की बात नहीं है। तो हर आदमी के काम का अपना अपना एक स्टैंडर्ड है, काम की उसकी अपने काम करने का तरीक़ाकार है। काम मैं मिसाल के तौर पे मैं बताऊं, एक छोटी सी चीज़ बताऊं कि मैं अजीज़िया की मैं बात करना शुरू करूँ आपसे। अजीज़िया शुमालिया अलग है, जुनूबिया अलग है, ठीक है ना, रुसैफा अलग है, कुदई अलग है, मुखत्ततल बंक अलग है, शीशा अलग है, रौदा अलग है, हिदाया अलग है, अब्दुल्ला खयात अलग है। यानी अजीज़िया में बेशुमार जगह है। बेशक 1000 रियाल से लेके 7000 रियाल तक की रिहाइश है। सही, ठीक है ना। आप थोड़ी देर के लिए सोचें, वो भी अजीज़िया दे रहा है लोगों को ये चीज़ खरीदने में। मेरा लोगों को समझाना है, मेरा लोगों को कहना ये है, साहब आपको सबसे पहले अपना बजट देख, सबसे पहले आप अपना बजट देख लीजिए कि आप क्या अफोर्ड कर सकते हैं। उसके बाद आप ये देखिए कि आपने किस रैंकिंग में किस टूर ऑपरेटर को ज्वाइन करना है। सही। देखें, एक खास क्लास है हमारे यहाँ पाकिस्तान में जिनकी आपस में कंपटीशन है, काफ़ी आपस में रेस लगी हुई है। वो कहता है कि मैं अच्छी सर्विस दूँ, एक कहता है मैं अच्छी सर्विस दूँ। तो हमारी कुछ लोग हैं हमारे टीयर में जो आपस में हमारी काफ़ी कंपटीशन रहता है। रेट्स वाइज भी, सर्विसेज वाइज भी हम कोशिश करते हैं कि एक दूसरे से सबकत ले जाएं। तो आपने देखना ये है कि भाई आपका आया पॉकेट आपका इजाज़त देता है नहीं देता। अब ऐसा नहीं है कि, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोगों के जहनों में ये कॉन्सेप्ट है कि शायद एक चीज़ जो 15 लाख में मिल रही है दूसरा 25 लाख में दे रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, ये जो पैकेजेस हैं ना, हमारे जो पैकेजेस हम अपनी मर्जी से अनाउंस नहीं करते पैकेज। नंबर 1 तो आप ये समझ लीजिए, ये पैकेजेस सेट किए हुए मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर में हमारे किए हुए होते हैं।
उसकी खास उन्होंने बाउंड्री बनाई हुई है कि भाई अगर मैं 25 लाख का पैकेज दे रहा हूँ तो 25 लाख में मुझे क्या क्या देना है उसको, हाजी को मैंने मक्का क्या देना है उसको, किस स्टैंडर्ड का, मदीना किस स्टैंडर्ड का, बसें किस स्टैंडर्ड की, मिना किस स्टैंडर्ड का, अरफात किस स्टैंडर्ड का, खाना किस स्टैंडर्ड का, ये सारी चीज़ें मतलब लॉक हैं। ऐसा नहीं है कि वो 15 लाख वाला भी वही सर्विस दे रहा है जो 20 लाख वाला दे रहा है, या 25 लाख पैकेज रख लिया, ऐसा नहीं है ना। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद आप ये देखें कि आप किस, आपका बजट क्या है। अगर आपका बजट मिसाल के तौर पर बजट नहीं है तो फिर आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। दूसरे लफ्जों में अगर आपका बजट नहीं है तो आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। हत्ता कि मैं आपको ये भी समझा दूं, कोई यहाँ पे मिसाल के तौर पे यहाँ पे लोग आते हैं हमारे साथ 40 लाख 50 लाख के पैकेजेस लेके आते हैं, ठीक है ना, मैं उनको भी समझाता हूँ 40 लाख 50 लाख 60 लाख आप जितने का भी पैकेज लें, आप पैकेज तो ले रहे हैं होटल का ना, अपनी मिना की सर्विसेज का, लेकिन आप मिना से जो आपने अपने होटल आना है या होटल से जो अजीजिया से आपने मिना जाना है वो आपने तो वो पैदल ही जाना है ना। सऊदी वजारत हज तो वो उसको तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है ना। यहाँ के इस गर्मी का तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। वही 10 लाख वाला पैकेज भी उसी गर्मी में चलता हुआ जाएगा जो 50 लाख वाला पैकेज चलता हुआ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो आपने जो भी पैसे दिए हैं वो आपने अपने मक्का के या मदीना के या अजीजिया के या मिना की सर्विसेज के दिए ना। बाहर उसी माहौल में उसी गर्मी में वही 50,000 बसें हैं उस शहर में एक रात के लिए आई है, उसी का धुआं है, उसी में आपने भी रहना है, उसी 10 लाख वाले ने भी रहना है। तो ये चीज़ें जहन में रखनी बहुत ज़रूरी है। आपने लोग यहाँ पे इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पाते, या तो पैकेज लेने में सही तरीके से वो उससे सही इंफॉर्मेशन ले नहीं पाते। मैं लोगों को ये कहता हूँ कि आप मिसाल के तौर पे मेरे साथ अगर जा रहे हैं, मैं कहता हूँ कि आप अपना रिकॉर्डिंग ऑन करें, मुझसे जब भी बात करें सही रिकॉर्डिंग ऑन करें और एंड तक रिकॉर्डिंग करें। जितनी मर्तबा मुझसे बात करें मेरी रिकॉर्डिंग करें सही, और हज करके आए तो वो सुन लें। मेरी बात में अगर फर्क नजर आ जाए, कोई मैं ओवर कमिटमेंट कर रहा हूँ तो आप मुझे पकड़िए ना। सही बात है कि मैं हो ये रहा होता है कि जब मैं आपको पैकेज की सर्विसेज से मुतालिक आपको बता रहा होता हूँ तो जाने वाला बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है ना। वो चाहता है कि मैं बस पैकेज बुक कर लूँ किसी भी तरह, मेरा ये हो जाए। उसमें इंसान की मेमोरी है, एक ना मेमोरी है। मैं आपसे भी जो भी बातें करूंगा हो सकता है उसमें से आपको 70% याद रहे आज रात तक, हो सकता है कल तक वो 50% याद रहे। बिल्कुल। तो आपने बुकिंग कराई 4 महीने पहले या 5 महीने पहले, ठीक है ना। उसमें तो बहुत खास चीजें लिखी हुई, मक्का का होटल कौन सा, मदीना का होटल कौन सा, अजीजिया का होटल कौन सा, जोन कौन सा, मकतब कौन सा, सिर्फ यही चीजें लिखी हुई है ना। लेकिन जो मैं बातें आपको समझा रहा हूँ कि ये इतनी शदीद गर्मी के माहौल में आपने हज करना है जिसके आप आदी नहीं है, आप यूरोप से आए हुए हैं, आप बड़े बहुत ही कंफर्ट लेवल से निकल के अपने बाहर आए हैं हज करने के लिए। हज आसान नहीं है। ये जो गर्मियों का हज आ गया है ना, ये आसान बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। हज ये जिस तरह से आप ये बात कर रहे हैं कि आप अपने कंफर्ट जोन से निकल के आए। 2014 में मैंने हज किया था अपनी वाइफ के साथ, और मैं पहले उससे पहले कर चुका था हज, लेकिन उनका पहला हज था। तो मैंने उनको पहले ये समझाया कि मैंने कहा देखो तुम्हारा जो, और इवन ये बात आप लोगों के लिए भी, अगर आप इस साल हज प्लान कर रहे हैं कि आपका बर्दाश्त का लेवल, जैसे अगर हम एक मीटर पे लेके चलें कि 1 से लेके 10 तक आपका बर्दाश्त का लेवल है, और बिल्कुल उसमें आप कह लें कि हम अभी नॉर्मली ज़िंदगी में 4 पे 5 पे हमारा लेवल होता है, ठीक है ना। तो आप उस लेवल को लेके जाएं 15-20 पे, तो आप हज सक्सेसफुली और आराम से कर सकते हैं। वरना अगर आप उसी लेवल पे आएंगे अपने बर्दाश्त के 4-5 के लेवल पे, तो आपका हज बहुत नामुमकिन सी चीज़ है, जिसमें आप अपना हज भी ख़राब करेंगे और दूसरों का हज भी ख़राब करेंगे लड़ भिड़ के। और आपकी मेन बर्दाश्त ख़त्म होने की मेन रीज़न यही होता है कि आपको चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही होती, लड़ रहे होते हैं, परेशानियाँ हो रही होती हैं। मैंने हमारा एक दोस्त उसमें काम कर रहा था ट्रेन के अंदर, तो उसको एक हाजी ने वो जो कुर्सी नहीं होती, फोल्डेबल कुर्सी जो होती है, वो उठा के उसकी कमर पे मारी है, ठीक है। वो उसके कमर में मारी है आउट ऑफ गुस्सा और बर्दाश्त ना होना, फ्रस्ट्रेशन वगैरह ये वो। तो क्योंकि वो ऑलरेडी हाजियों को सर्व कर चुका था, सब था, तो उसने पीछे मुड़ के सिर्फ ये बोला कि मैं तुझे अल्लाह के लिए माफ़ कर रहा हूँ, वरना तेरा बनता नहीं था। हम जिस जगह पे हैं, तू हालत एहराम में है, मैं सिक्योरिटी में हूँ, तो मैं तुझे छोड़ता नहीं, लेकिन सिर्फ अल्लाह के लिए, क्योंकि तू अल्लाह का मेहमान है, तो मैं इसलिए तुझे जाने दे रहा हूँ। तो ये वाली चीज़ जो, ये बर्दाश्त वाली चीज़ जो है,
ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर फैसल भाई, हम आते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। दूसरे क्या मतलब, तो बहुत सारे हो गए यार। ये मुझे बताएं कि जैसे आपने ये जिक्र किया कि बहुत सारे लोग आते हैं इधर से, यूरोप से, जापान से, कनाडा, अमेरिका, इधर से आते हैं, तो ये क्या सिलसिला है? अब मतलब ये गवर्नमेंट की तरफ से कोई वो है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से कोई वो है क़ैद है कि ये पाकिस्तान आपको बाहर से भी हज कराम लेने हैं, या ये आप लोग खुद सर्विस प्रोवाइड करते हैं? नहीं, ये पिछले साल जो था यानी 2023 में हमारी गवर्नमेंट ने हमें पाबंद किया था प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को कि उन्हें 50% हुजाज कराम बाहर से बुक करने पड़ेंगे। ठीक है, यानी उनके पैसे रेमिटेंस होके डॉलर की सूरत में पाकिस्तान आने चाहिए। सही। और ये शर्त लाजमी शर्त थी जिसे हमने काफ़ी हद तक पूरा किया, और इस साल भी काफ़ी हद तक हमने उसकी। अच्छा, इस पे एक सिंपल सा सवाल ये है कि अगर जैसे वो लोग खुद वहीं से करना चाहें, मतलब जैसे जो कनाडा में है वो कनाडा के टूर ऑपरेटर के साथ नहीं कर सकता? जनाब बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि सऊदी गवर्नमेंट ने तमाम दुनिया के इस्लामी ममालिक को और जिनके पैसे हैं, जिनकी गवर्नमेंट है, वो जहाँ पे इसकी वजारत है हज की, जी, इस्लामी या तो मजहबी कोई वजारत है, तो उसको एक कोटा एलोकेट किया हुआ होता है उन्होंने, जो कि उस मुल्क में रहने वाले मुसलमान जितने भी हैं उसका 1% होता है। सही। जैसे पाकिस्तान में इस वक्त मर्दमशुमारी से पहले हमारी जो तादाद है वो इनके पास अभी तक जो अपडेट है कोई 19 करोड़ है। सही। तो इसलिए ये तकरीबन भी कोई 1,90,000 का कोटा, जो कि 1% बनता है, वो पाकिस्तान के लिए मुख्तस करते हैं। सही। अब हो ये रहा है कि वो उस कोटे पे सिर्फ हम पाकिस्तानी हुज्जाज को ले जा सकते हैं, वो दुनिया में कहीं पे भी हो। उनके पास सिर्फ बुनियादी शर्त ये है कि उनके पास पासपोर्ट पाकिस्तानी होना ज़रूरी है। सही। वो दुनिया में कहीं पे भी रहते हो। मिसाल के तौर पे ऐसे बेशुमार लोग हैं जो कि यूरोप में रहते हैं और उनके पास डुअल नेशनलिटी है, तो वो ये उनकी अपनी चॉइस होती है कि वो आया वहाँ के टूर ऑपरेटर को ज्वाइन करें या पाकिस्तान से जाएं। अच्छा, पाकिस्तान से जाने में उनको एक तो फ़ायदा ये होता है कि कंपैरेटिवली पैकेजेस उनको सस्ते मिलते हैं। सही। वही सर्विसेज अगर वो यूरोप से ले रहे होते हैं, कहीं यूएस कनाडा से ले रहे होते हैं, तो वो कम से कम भी $3,000 कम से कम भी वो फ़र्क आ रहा होता है। $2,500 से $3,000 का फ़र्क है। अच्छा, हाँ, वो इसलिए मतलब इस वक्त एक नया ट्रेंड आया है कि लोग हमें ज्वाइन करते हैं, पाकिस्तान में ज्वाइन करते हैं, और मेरा उन सब लोगों के लिए ये मैसेज है, देखें जो इस वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको ख़ास तौर पे ये बात समझ लेनी चाहिए। इस वक्त बेशुमार लोग वहाँ पे बैठे होते हैं यूएस, यूके, कनाडा में, जो कि यहाँ के एजेंट के बिहाफ पे बुकिंग्स कर रहे हैं। तो मेरा आपको कहने का मेरा मैसेज है, हो सकता है कुछ लोगों को उससे इख्तलाफ हो, लेकिन बात ये है कि ये बड़ी एक कंप्रीहेंसिव पूरी जॉब है ना। ये ऐसा नहीं है कि कोई मीडिएटर बीच में आके वो आपको समझा दे, वो आपको पूरी बात ना पहुंचा सके। इसलिए मेरा उनको समझाना ये है कि आप डायरेक्टली, थोड़ी सी आपको मुश्किल ज़रूर होती है पाकिस्तानी टूर ऑपरेटर तक पहुंचने में, सही जगह तक पहुंचने में, दूसरे मायनों में, लेकिन आप उन तक पहुंचें, डायरेक्ट बात करें आप। सही। क्योंकि जब आप इनडायरेक्ट हो जाते हैं तो आपको हो सकता है जो चीज़ बताई जा रही हो सकता है आगे से जो उसको डिलीवर कर रहा है अपने सब एजेंट को, उसकी कमिटमेंट कुछ और हो और वो आपको समझाने में कहीं गलतफहमी हो। सही। तो उसकी वजह से आपका हज खराब होने का एहतमाल है, अंदेशा है। तो मेरा तमाम लोगों से गुजारिश ही होती है लेकिन कि वो उस टूर ऑपरेटर तक ज़रूर पहुँचें जिसके साथ वो सफ़र करना चाह रहे हैं। फैसल भाई, यहीं पे मेरे जहन में एक सवाल आया कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी तक या कोई शख्स जो मक्का मुकर्रमा या हज पे या उम्रे पे नहीं आया है आज तक, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपने भी सुना होगा कि मक्का मदीना जाएंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चलता है कि डायरेक्ट मक्का नहीं जाते। जद्दा भी बीच में एक जगह है, जद्दा जाते हैं, जद्दा से 2 घंटे का 1 घंटे का रास्ता है मक्का का, फिर मक्का से मदीना मनव्वरा का रास्ता है 3-4 घंटे का, जिसमें आप अगर बसों में जाएं तो 7-8 घंटे भी लग जाते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ आके खुलती हैं। जिस तरह से आपने अर्ज़ किया कि अजीज़िया है, तो अजीज़िया कोई एक छोटी सी जगह नहीं है, अजीज़िया के अंदर भी कोई 12-15 जगहें हैं जहाँ से आपको प्राइसेस में फ़र्क आता है। 1,000 रियाल से 7,000 रियाल की चीज़ होती है। इसी तरीके से जो लोग बाहर बैठे हैं, जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, उनके लिए पाकिस्तान के टूर ऑपरेटर सब सेम हैं, ठीक है।
कि ये बस ये टूर ऑपरेटर है, ये हज कराता है हमें। अब वो चाहे मेरे रेफरेंस से आए हैं, चाहे वो फैसल भाई के रेफरेंस से आए हैं, वो किसी के भी रेफरेंस से आए हैं, वो वही हैं जो यानी तमाम सबको एक ही उसमें, क्योंकि किसी के साथ इंटरेक्शन हुआ नहीं है। तो मुझे आपसे जो ये सारी डिटेल बता के सवाल कर रहा हूँ मैं, ये पूछने का मकसद ये है कि कैसे एक अच्छा, काबिल और एक एक्सपीरियंस्ड टूर ऑपरेटर को सेलेक्ट किया जाए ओवरसीज पाकिस्तानी को। तो वो किस तरीके से सेलेक्ट करेगा कि हाँ यार मुझे इसके साथ हज करना चाहिए और मेरा हज जो है वो ख़राब नहीं होगा और ये अपनी कमिटमेंट से नहीं उतरेगा। अगर कोई बात ऐसी चीज़ होगी तो मैं डायरेक्ट इससे बात कर सकता हूँ, इंटरमीडियरी कोई भी नहीं है बीच में। उस पर ज़रा डिटेल मुझे वजाहत करके बताएं। एक चीज़ तो सबसे पहला मैं जो लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप किसी भी मिसाल के तौर पे FX का मुकाबला मर्सिडीज से तो नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है ना। FX भी 4 पहिए होते हैं उसमें, वो भी आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाती है, उसमें भी एक हॉर्न होता है और उसमें भी ड्राइविंग सीट होती है और मर्सिडीज में भी होती है और उससे बड़ी गाड़ियों में भी होती है जी। तो सबसे पहली चीज़ जो उसे इंतखाब करते वक्त ये देखना चाहिए, वो देखते हैं उमूमन लोग, यहाँ पे एक ब्रांड क्रिएट हो चुके हैं हमारे यहाँ पाकिस्तान में, जो अच्छी सर्विसेज देने के लिए आपस में हमारा एक दूसरे के साथ कंपटीशन है। सही। वो उंगलियों में गिने हुए लोग हैं पूरे पाकिस्तान में, 10 भी नहीं कह सकता मैं, सही, शायद 10 भी नहीं है जो उंगलियों पे गिने हुए लोग हैं। अगर अच्छी सर्विसेज चाहिए तो आपने उन लोगों को सबसे पहले अलग करना होता है कि जिनको आप पहले तो इसकी बड़ी वर्किंग करनी पड़ती है आपको। चार्ज वो पैरामीटर्स क्या हैं? वो पैरामीटर्स आप सर्च करते हैं, आप उसको देखते हैं, सोशल मीडिया पे जाके चेक करते हैं, आप उसकी रैंकिंग चेक करते हैं, जो आम लोगों ने उसके बारे में उसके रिव्यूज़ दिए हुए हैं, क्योंकि सैकड़ों और हज़ारों लोग आपके साथ ट्रैवल कर चुके हैं और सैकड़ों रिव्यूज़ आपके होते हैं। ऐसा नहीं है कोई भी टूर ऑपरेटर हत्ता कि वो आपको 1 करोड़ का भी अगर पैकेज दे रहा है तो वो ये इसका मकसद ये नहीं है कि वो सबसे अच्छी सर्विसेज देने वाला है। बिल्कुल। नंबर 1 चीज़ तो आप ये समझ लीजिए ना, उसको भी वो 1 करोड़ के पैकेज देने के बावजूद भी उसमें शिकायतें होंगी, क्योंकि हम और शायद ज़्यादा होंगी उसको, क्योंकि वो उसको एजुकेट नहीं कर रहा है। अगर वो उसको एजुकेट नहीं कर रहा है जिसको वो 10 मिलियन का पैकेज दे रहा है और उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है, वो ये समझता है कि जब जाएगा तो काली निशत बिछी होंगी, लेकिन उसको यहाँ के निज़ाम का नहीं पता। मिसाल के तौर पे छोटी सी एक बात बताऊँ आपको कि जब आप पाकिस्तान से या दुनिया के किसी भी हिस्से से आप जब मक्का पहुँचते हैं तो सऊदी वजारत हज कहती है कि ये उसका डोमेन है, हाजी आया है उसका इकराम करना, उसको रिसीव करके मक्का तक पहुंचाना, वो कहती है ये मेरा डोमेन है, बीच में से सब हट जाए, किसी की भी जिम्मेदारी नहीं है, किसी को नहीं आने दूंगा मैं बीच में। अच्छा, ये बात हाजी नहीं समझ पाता। हाजी समझता है कि हम आएंगे तो शायद ग्रुप की बस एयरपोर्ट पे खड़ी होगी और वो हमें कॉल करेगा, बैठाएगा। अब जब वो आता है यहाँ पे तो वो ये देखता है ये तो मसला ही कुछ और है, उसको बस में बिठा दिया गया और बस में उसके साथ और ग्रुप के लोग भी बिठा दिए गए, और वो जब मक्का से जद्दा से बस चली है उसको लेके तो वो उन्हें मुख्तलिफ होटलों पे ड्रॉप करती जा रही है। नमाज की टाइमिंग में रास्ते बंद पड़े हुए, होटल के पास गाड़ी खड़ी हुई है, होटल के पास आगे गाड़ी खड़ी हो गई, होटल सामने नजर आ रहा है, उसको उतरने नहीं दिया जा रहा। अब वो परेशान होता है कि यार ये क्या हो रहा है, मैंने तो इसको 50 लाख रुपए दिए, इस चीज के लिए तो नहीं दिए। उसे नहीं पता कि ये जो सिस्टम है हम इससे जान नहीं छुड़ा पा रहे। जद्दा एयरपोर्ट पे हाजी को उतरने के बाद हम बहुत कोशिश की कि हम प्राइवेटली उसको लेके आ जाएं, सारे इंतजाम कर रहे हैं, हम ये भी कर लेंगे बहुत अच्छे एहसन तरीके से, लेकिन सऊदी वजारत हमें अलाउ नहीं करती। सही। सऊदी वजारत तमाम हुज्जाज कराम को लेके जद्दा से उसको मक्का में उसकी मकाम तक उसके होटल तक पहुंचाती है। सही। अब जब वो मक्का की हुदूद में दाखिल होते हैं तो मक्का, ये 2.5 मिलियन अफराद इस वक्त यहाँ पे मौजूद है, तो पूरा मक्का पैक है, इस वक्त रश है। जब वो अपने मुकाम तक पहुंच नहीं पाता, जब वो होटल के सामने पहुंचता है कई घंटों की यानी सफर के बाद हाजी, तो वो वैसे बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका, वो अपने काउंट कर रहा होता है कि मैं तो करोड़ रुपए दे के आया हूँ, ठीक है, और सर्विस मुझे सर्विस नहीं मिल रही, मैं तो परेशान हो गया हूँ। तो उसको ये चीज समझ में नहीं आ रही होती कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है। अब उसे नहीं पता कि वो जिस सिस्टम में दाखिल हो चुका है ना, इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। उसको सामने नजर आ रहा है मैं क्लॉक टावर में जाना है, मेरी क्लॉक टावर की बुकिंग है, मैं फैसल महमूद या मेरी टीम के लोग उस बस के बाहर खड़े हुए, लेकिन उसको बस से नीचे नहीं उतरने दिया जा रहा। समझ रहे हैं आप? क्योंकि निजाम क्या है, जब तक कि मौलिम का कोई नुमाइंदा आएगा नहीं, पासपोर्ट लेगा नहीं, उसको उतरने नहीं दिया जाएगा बस से। अब उसमें मौलिम, भाई ये जिम्मेदारी तो मौलिम की है ना,
हम तो उसको इंटीमेट करा हुआ है आने से 48 घंटे पहले कि भाई इस फ्लाइट से ये बंदा आ रहा है। हत्ता कि जब वो जद्दा से चलते हैं तो हमारी कम्युनिकेशन होती है आपस में, हम बता देते हैं भाई ये जद्दा से हमारे ये लोग चल चुके हैं, बस पहुंचने वाली है, बस मक्का में दाखिल हो चुकी है, बस होटल के बाहर खड़ी हुई है। जब हम ये बोलते हैं भाई आ जाओ, उसमें वो आने में घंटा लगाता है, और जब तक कि उसको बस से नहीं उतरने दिया जाता हुज्जाज कराम को, तो हुज्जाज कराम बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं और नाराजगी का इजहार करते हैं कि यार ये कौन सा तरीका, हमारा तो पूरा दिन इसमें निकल गया। लेकिन इस सिस्टम से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। माजरत के साथ मैं इन लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, इससे बचत का कोई रास्ता ही नहीं। ये हिस्सा है उसका, ये उसका पार्ट है। सही। इतने बड़े रश में आप ये हम सोचते हैं कि जैसे हम दुनिया भर में घूमने फिरने जाते हैं, बहुत तरीके के साथ हम पहुंचते हैं एयरपोर्ट से, जब हमारा अराइवल होता है तो हमें एक बंदा लेके कार्ड लेके खड़ा होता है, वो आता है गाड़ी में बैठाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको उसी सिस्टम के तहत बस में बैठना, बस के जरिए आना है। मेरे ख्याल से ये उसी चीज की प्रिपरेशन है कि आपके गुनाह ऐसे तो नहीं धुलते ना, ये सारी चीजें होंगी तो ही गुनाह धुलेंगे। अब हम अगर इस्लामी हवाले से सोचते हैं ना, मैं समझाता हूँ तरबियती नशस्त में बात ये है कि कोई भी कपड़ा है जो जितना गंदा होगा उसको धोने में भी, उसको साफ करने में, उसका दाग छुड़ाने में उतना ही टाइम लगेगा। ऐसा ही। तो जब आप आए ना, तो अब शैतान को भी पता चल गया है कि यार ये अब उस सफर पे चला गया है कि अगर इस सफर में ये कामयाब हो गया, कामयाबी से निकल गया, तो मेरी जिंदगी भर की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। ऐसा ही है। तो वो आपके साथ लग जाएगा, आपको गुस्सा दिलाएगा, आपको लड़ाने की कोशिश करेगा, जो कि मना है एहराम में। और खास तौर पे जब मक्का में आप आ जाएं, इन चीजों से बहुत उलमा किराम मना फरमाते हैं। वो अपना काम जारी रखेगा, उसे पता है कि यार ये उस सरजमीन पे आ गया जहाँ पे अल्लाह ताला ने उससे वादा कर लिया कि तूने अगर मुझे राजी कर लिया तो तेरे सारे अगले पिछले गुनाह में, हत्ता के हुकूक इबाद का भी वादा फरमा लिया। मुज़दलिफा की रात के लिए आपको सुन के हैरत होगी, मेरी जो जब 20 साल की उम्र थी, मैं उन मुफ्ती साहब का नाम भूल गया, मैं उनका आवाज सुन रहा था यहाँ पे बैठे, उन्होंने कहा कि यार मुज़दलिफा की रात में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि जिसने मुझे राजी कर लिया आज की रात, तो उस शख्स के हुकूकुल इबाद की जिम्मेदारी भी मैंने ले ली। मैं चकरा गया, मैंने कहा छोटा था मैंने कहा यार ये कैसे मुमकिन है। हुकूकुल इबाद तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हुकूकुल इबाद तो बंदे का बंदे से लेन देन है, ये बंदा ही को आप राजी करोगे तो माफी मिलेगी। लेकिन मैंने जब उनसे पूछा, मुझे तजस्सुस हुआ, मैंने कहा मैंने तो ये सुना है कि हुकूकुल इबाद तो बंदे के बंदे से लेन देन है, जब तक मैं उससे क्लियर नहीं करूंगा अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। लेकिन उन्होंने बड़े मुझे मेरी उम्र के मुताबिक समझाया। उन्होंने कहा कि भाई एक बच्चा था, बहुत शरीर बच्चा था, जो मोहल्ले में लोगों को बड़ा तंग करता था, मोहल्ले वाले उससे बड़ा परेशान थे, कभी किसी को तंग करना, कभी किसी से पैसे ले लेना, भाग जाना, यानी बड़ा मखरूज हो गया वो। तो एक दिन मोहल्ले के लोगों ने फैसला किया यार इसके अब्बा के पास चलते हैं। उसके अब्बा के पास पहुंचे और शिकायत की कि यार तुम्हारे बेटे ने एक तो पैसे देने इतने हमारे, और इसने मोहल्ले के लोगों को बड़ा परेशान किया हुआ, तंग किया हुआ। तो उस दिन बच्चे ने कहा कि अपने वालिद से कि आज मुझे बचा लो, ठीक है ना, मैं नहीं करूंगा जिंदगी भर ये काम। क्या कहा? आज मुझे बचा लो, मैं जिंदगी भर अब नहीं करूंगा, इतनी पब्लिक आ गई है तो मुझे नहीं छोड़ना। तो उसके वालिद मोहतरम ने ये कहा कि भाई इसका जो भी लेन देन है मैं जिम्मेदार हूँ। यानी उसने अपने बाप को राजी कर लिया कि इस दफा बचा लो। तो मुज़दलिफा की भी जो रात है ना, वो ऐसी ही है। सही कि अगर आपने इस रात अल्लाह को राजी कर लिया तो अल्लाह तबारक व तआला आपके हुकूकुल इबाद की जिम्मेदारी भी ले लेता है। बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। तो ये चीजें समझने की हैं। सफर ये दुनियावी सफर नहीं है, ये पैसे का सफर नहीं है। मैं ऐसे बेशुमार लोगों को, करोड़ोंपति अरबोंपति लोगों को हम जानते हैं जिन्हें आज तक यहाँ आना नसीब नहीं हुआ। बेशक, ठीक है ना। ये कोई ये सोचे कि मैंने पैसे दे दिए 10, 20, 25, 50 लाख रुपए दे के मैं आ गया, ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी। पहली चीज तो ये जहन से आप निकाल के फेंकें, आप हज पे आ रहे हैं, कि आप पहले अच्छे ग्रुप का इंतखाब कर लीजिए, ठीक है ना। आप जिसे कहते हैं ना कि कोई भी काम करने से पहले आप अपनी हुज्जत तमाम कर लीजिए पूरी। आप अच्छी तरीके से उसको ठोक बजा के चेक कर लीजिए कि ये टूर ऑपरेटर कैसा है, ये सर्विसेज देने वाला है। पैकेज खरीदते वक्त 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए मत देखिए। आप सिर्फ ये देखिए जिस ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हैं उसकी क्या मार्केट रेपुटेशन क्या है, सही, उसके बारे में पब्लिक क्या कहती है, उसके बारे में दूसरे मायने में उसके बारे में गूगल क्या कहता है, सही, ठीक है ना। और लोग दुनिया उसके बारे में क्या कहती है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड कितना पुराना है। अच्छा, एक चीज माजरत के साथ अभी क्या हो रही है ये भी मैं आपको बता दूं। हम पाकिस्तान भर में 904 टूर ऑपरेटर हैं। अब ये काम हर साल ग्रेजुअली इतना ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है, बहुत से लोग इस काम से एग्जिट होते जा रहे हैं।
और बहुत न्यू कमर्स आ गए हैं, बहुत बड़े नए लोग आ गए हैं, ना तजर्बेकार। तो वो जब ना तजर्बेकार, हम तो भाई 25 साल गुजर गए, हमारी जिंदगी का आधे से ज्यादा हिस्सा इस काम में गुजर गया। हम हर साल नया तजर्बा करके जाते हैं, नई चीजें सीख के जाते हैं, ये सिलसिला नए चैलेंजेस आते हैं, नए चैलेंजेस हर साल होते हैं, नए कुछ ना कुछ। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरे एक ब्लॉक्स बने हुए आप आए A B C D किया खत्म चले गए, नहीं, हर दफा आपको एक फार्मूला नया मिलता है, आके एकदम चैलेंजेस नए खड़े हुए होते हैं। जैसा कि आपने अभी जिक्र किया कि यहाँ पे अभी डिफरेंट चैलेंजेस अभी हम फेस कर रहे हैं, यानी अभी हज में कितना टाइम है? अभी हज में बहुत टाइम, अभी तकरीबन 6-8 महीने हैं, बिल्कुल जून, अभी हम नवंबर में बैठे हुए हैं, और जो उसकी काविशें हैं वो अभी से स्टार्ट हो चुकी हैं। अभी इस सिलसिले में वो जैसे बीच में हमने बहुत ज्यादा ये सुनने में भी आ रहा था कि हज वालों की सही है कि बस एक सीजन लगाते हैं, साल भर बैठ के खाते हैं, ये वो वाला खत्म हो चुका है, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ अंदाजा कर लीजिए कि हज करने के आने के बाद मेरे पास जो टाइम होता है ना, मैक्सिमम मैं जो मेरी लाइफ में बड़ा रिलैक्स करने वाला टाइम होता है, सिर्फ 2 महीने का होता है। सही, सिर्फ 2 महीने का होता है। बाकी क्या आप 10 महीने पूरे उसमें पूरी इसकी तैयारी होती है हमारी। ये कोई मतलब अब वैसा काम नहीं रहा है पूरी हमारी, यानी कि लोग शायद समझते हैं कि हम ये हमारे 2-3 महीने का काम है। मैं आपको बताऊं, आपको सुन के हैरत होगी, ये जो लास्ट हज जो गुजरा है कम से कम 4 महीने मेरे ऐसे गुजरे हैं जिसमें मैं शायद 4 घंटे सोया हूँ एक रात, 4 महीने रेगुलर। आप मतलब इतना आसान नहीं है ये काम जो है ना, यानी कि हम सुबह के आए हुए बैठे होते हैं और रात तक बैठे रहते हैं, और जाके अब तो हमारे साथ दूसरा मुश्किल ये हो गई ना, हमारे साथ जाने वाली 50% से ज्यादा तादाद तो हमारे साथ बाहर से, यूरोप से हमें ज्वाइन करती है। टाइमिंग का फर्क है, पूरे दिन पाकिस्तान के लोगों से हमने बात करनी होती है जो जांच कराने जा रहे होते हैं, उनको समझाना होता है पैकेजेस क्या है, किस तरह से सर्विसेज है, और आधी जब हम रात में घर पे पहुंचते हैं तो फिर बाहर से कॉलें आनी शुरू होती हैं। तो यानी मैंने आपको समझाया कि 4 महीने हमारे ऐसे गुजरे हैं इस लास्ट हज में कि मैं शायद 4 घंटे सोया हूँ। और दूसरी बात ये है, ये बात सोने की जहाँ पे बात आई, तो मैं एक बात बताऊँ आपको कि देखें, आदमी आता है 25-50 लाख 30 लाख 40 लाख जैसे भी पैकेज अपने अफोर्ड करता है, अपने हिसाब से वो लेके आता है। अब होता क्या है, उसके जहन में एक तो ये आ गया है कि मैंने तो भाई 1 करोड़ रुपए दिया हुआ है, मिसाल के तौर पे मैंने 50 लाख रुपए दिए हुए हैं, या मैंने इतने पैसे दिए हुए। सबसे पहले उसको ये समझना जरूरी हो गया है कि भाई आपका पैसा बहुत डिवैल्यू हो चुका है, इंडिया बांग्लादेश से बहुत नीचे लेवल पे हम पहुंच चुके हैं। अब हमारे यहाँ का जो करोड़पति था वो करोड़पति नहीं रहा, माजरत के साथ, वो ठीक है ना, वो कम हो गया, लखपति हो गया। तो वो ये समझना, उसको हजम ये बात नहीं होती, वो ये देखता है मैंने तो इतने पैसे दिए हुए, आपका पैसा बहुत डिवैल्यू हो गया। कोविड से पहले तो ऐसा नहीं था ना, 32-34 का रियाल था, सब कुछ बेहतरीन चल रहा था। अभी यहाँ पे टैक्सेस बढ़ गए सऊदी अरब में, और मिना के अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ गए, ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात बहुत बढ़ गए, और खाने पीने की चीज़ें डबल हो गई तकरीबन यहाँ पे ऑलमोस्ट। अच्छा, अब हो ये रहा है, जब इतने पैसे दे के आप आते हैं ना, तो 8 ज़िलहज को जब आप मिना पहुँचे, अच्छा हम तो बड़ा समझते हैं कि जी हम ग्रुप ने हमें टाइम दिया, सुबह 8 बजे बस आएगी तो आ जाएगी। भाई 40-50 हज़ार बसेस मक्का में मौजूद हैं लोगों को मिना लेके जाने के लिए। टाइम हम किसी प्लानिंग से देते हैं 8 बजे का, वो हो सकता है 8 बजे क्या 9 बजे का 10 बजे भी ना आए, 11 बजे भी ना आए, ये सब कुछ इसका हिस्सा है। आ भी जाए, हाँ हो सकता है आ भी जाए, होता भी है और नहीं भी होता, क्योंकि ये नॉर्मल टूर नहीं है हम जैसे दुनिया में कर रहे होते हैं कि भाई हमें होटल ने बोल दिया सुबह 8 बजे गाड़ी, तो 8 बजे गाड़ी खड़ी है। ये इतना ट्रैफिक जैम है, मक्का में कोई पार्किंग नहीं है बड़ी, सारी गाड़ियां जद्दा में खड़ी होती हैं या जद्दा रोड पे होती हैं, वहां से आती हैं, और हजारों की तादाद में गाड़ियां आती हैं, ट्रैफिक जैम में होती हैं, कानूनी मसाइल हैं वो, और बेशुमार पेचीदगियां हैं, किसी वजह से गाड़ी रुक गई। यार इतनी आवाम, 2.5 मिलियन लोग तकरीबन, ये जो आपने ऑफिशियल की बात की कि 2.5 मिलियन ऑफिशियल लोग, बाकी अनऑफिशियल तो हैं, इतने लोग और इतने लोगों को एक साथ मैनेज करना, मैं अक्सर ये वाली चीज़ देख के हज के दिनों में या उम्रे के उस टाइम में या रमज़ान के टाइम में मैं ये चीज़ देखता हूँ, तो मुझे ये फील होता है कि यार ये चीज़ ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की तरफ से, कि अल्लाह ताला ने ये सऊदी गवर्नमेंट को ये वाली चीज़ दी हुई है, और सऊदी गवर्नमेंट के ये वो है, मतलब एक तरीके से उनके लिए ये ब्लेसिंग है, और उनके लिए एक तरीके से ये है कि ये काम दूसरा कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता।
इतने लोगों को इतने कम टाइम में मैनेज करना, अक्सर हुज्जाज किराम नाराज़ हो जाते हैं। मेरी बात से रिलेट करेंगे वो लोग जो यहाँ पे आए हैं, और हो सकता है कि वो अभी तक ये वाला ग्रज अपने अंदर रखते हो कि भाई ये यहाँ पे एकदम रास्ते बंद कर देते हैं, इधर से नहीं जाने देते, यल्ला हज्जी करते रहते हैं। आप एक लम्हे को जहाँ पे वो पुलिस वाला यल्ला हज्जी कह रहा होता है, उससे थोड़ी सी दूरी पे जहाँ पे आप खड़े हो सकते हो, वहाँ खड़े होकर उसका काम देखें आप। अगर सेम काम आपको करना पड़े ना, तो मैं कहता हूँ आप शायद टमाटर रख दें किसी को। यानी कितने हजारों लाखों लोगों को वो सेम बात कर रहा होता है। हाँ। यानी बार बार लोग आके उससे पूछते हैं हमाम का है, वो बताता है यहाँ पे, वो कहता है गेट नंबर 79 का है, वो यहाँ पे बताता है। तो मतलब इन लोगों का पेशेंस लेवल जो है वो बिल्कुल एक नेक्स्ट लेवल पे है। और अल्लाह ताला ने इन लोगों को जिस तरह से हिम्मत दी हुई है और जिस तरह से ये लोग संभाल रहे हैं, अल्लाह ताला इसकी जज़ाए खैर दे इन लोगों को। फैसल भाई, वो हमारा अभी वो सवाल आधा ही रह गया बीच में कि ओवरसीज़ वाले और इवन चलें पाकिस्तान वाले भी अगर हम इसके अंदर इंक्लूड करें कि अपना टूर ऑपरेटर एग्जैक्टली किस तरीके से सेलेक्ट करें। हाँ। क्या चीज़ देखें, क्या पैरामीटर्स देखें, क्या देखें कि भाई ये बंदा इस काबिल है कि हम इसको इतने लाखों रुपए दें और इसके साथ हम जाएं या नहीं जाएं, क्योंकि दूर से बैठ के तो मुझे सब एक जैसे लग रहे हैं। हाँ, देखिए मैंने आपको समझाया कि सबसे पहले इसमें कोई भी छुपी हुई बात नहीं है कि पाकिस्तान में एक ब्रांड इमेज हज के मुतालिक, हज से रिलेटेड कंपनीज क्रिएट हो चुकी हैं हमारे। सबसे पहले अगर आपने बहुत नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं, सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपने उन लोगों का इंतखाब करना है जो कि वाकई आप समझते हैं कि एक दूसरे के हम कंपटीटर से बढ़। सही। अगर आपने सर्विसेज का अपने आप मतलब ज़्यादा तवज्जो देना चाहते हैं कि आपको कम से कम जहमत उठानी पड़े, सबसे पहले इंतखाब तो आप ये करते हैं कि उन लोगों को सेलेक्ट कर लेते हैं, उन बहुत ज़्यादा लोगों को भी नहीं, वरना आप भी कंफ्यूज होंगे। आपने गिनती के मिसाल के तौर पे 3 लोगों को सेलेक्ट कर लिया। अब उन 3 लोगों में आपने फैसला ये करना होता है, लाजमी सी बात है कि वो मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर से रजिस्टर्ड है। वो किसी भी गैर मुस्तनद या रजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर के पास गलती से भी ना जाएगी। अक्सर लोग सस्ते पैकेजेस के चक्कर में, ये पाकिस्तान में बहुत काम होता है और हर साल कोई ना कोई एक बड़ा खबर आती है। नंबर 1 चीज़ तो ये देख लीजिए कि जो मतलब मारूफ है, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, जो चंद लोग हैं उंगलियों पे गिने हुए, उनमें आपस में कंपटीशन है। उसमें आपने इंतखाब करना होता है कि आपको सबसे अहम चीज़ इंतखाब करते वक्त ये देखनी होती है कि आया ये काम बड़ा समझिए कि मल्टी टैलेंटेड काम है ना। ये सिर्फ ये नहीं है कि एक आदमी अच्छा पैकेज सेल कर लेता है। ये यानी कि आप अगर किसी भी शख्स को किसी को भी ज्वाइन करना चाहते हैं, किसी भी ग्रुप को, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आया आप उस ग्रुप की किसी सेल्स टीम से बात कर रहे हैं या डायरेक्टली उसके मालिकान से बात कर रहे हैं। सही, क्रेडिबिलिटी के। हाँ, देखें सेल्स टीम में तो जो लड़के बैठे होते हैं ना, वो तो बहुत मीठी मीठी बातें करेंगे आपको हज के पैकेज से मुतालिक, आपको बहुत अच्छी बातें बता के आपको पैकेज सेल कर देंगे। मेरा ही पॉइंट याद रखिएगा, आप आया वो आप उस डायरेक्टली उनके मालिकान से बात कर पाते हैं जिन्हें फाइनली फेस करना है यहाँ पे सऊदीया में। बिल्कुल, वो सेल्स टीम तो गायब होगी। आपसे जो कमिटमेंट की जा रही है वो कमिटमेंट आप समझते हैं कि जो सेल्स की टीम तो कर लेती है, बच्चे जो है ना सेल्स के अपनी सेल्स दिखाने के लिए वो तो आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। लेकिन मेरा अपना जाती मतलब मेरा कहना ये है कि आप उसके जो मालिकान हैं, जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन के मालिकान हैं, आपको उनसे एक लंबी नशिश करनी जरूरी है, क्योंकि ये आप कोई छोटा सौदा तो कर नहीं रहे ना। और ये अजीब एक सर्विस है कि आपने जाने से पहले तमाम पेमेंट दे देनी है, ठीक है ना। तो आपने अच्छी तरीके से उस शख्स को खंगालना होता है, चाहे वो कोई भी हो। देखिए बात है कि आप किसी भी कोई चीज़ लेते हैं तो हमें भी समझ थोड़ी बहुत तो होती है ना। कोई अगर आपसे कोई झूठ बोल रहा होता है, एक आदमी की बॉडी लैंग्वेज होती है, एक आदमी का तजर्बा होता है, कॉन्फिडेंस होता है अपनी प्रोडक्ट पे सेल करने पे कि वो क्या चीज़ सेल कर रहा है, उसके बारे में वो बता भी पा रहा है नहीं बता पा रहा। सेल्स वाले तो बहुत सी अच्छी बातें बता रहे होंगे। मतलब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप इंतखाब करें सबसे पहले ये देखें कि आया वो मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर से वो रजिस्टर्ड आया है भी या नहीं है। सही। नंबर 2, उसके बाद आप सेल्स की टीम से पूरे पैकेज की इंफॉर्मेशन लीजिए। उसके बाद फाइनली पैकेज करने से पहले, लॉक करने से पहले उनके मालिकान से बात कीजिए, तो आपको समझ में आएगा जो मैंने बात की है सेल्स का तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें बता रहा था, मालिकान क्या कह रहे हैं। क्यों कि
मैं नहीं चाहता मतलब माजरत के साथ कि लोग वहाँ पे आके मक्का पहुँचने के बाद उनको किसी भी नया तजर्बा हो रहा हो कि यार ये तो हम बहुत बुरे फंस चुके हैं ना जी। तो मैं अपने लोगों को ये कहता हूँ कि भाई आप अगर मुझसे बात कर रहे हैं तो आप मेरी पूरी बात रिकॉर्ड करें, क्योंकि आपकी मेमोरी आप भूल जाएंगे। मैं जो बात कह रहा हूँ मेरी बात आज भी यही होगी, आज हज करने के बाद भी मेरी बात वही होगी। आप उस वक्त उन बातों पे गौर नहीं कर रहे होंगे। तो हज की पैकेज बुक करने के लिए सिर्फ सेल्स टीम के अलावा उनके मालिकान से ज़रूर बात करें, रजिस्टर्ड हों, ये देख लें कि भाई उनका ट्रैक रिकॉर्ड है कोई, कितने पुराने काम करने वाले हैं, एक दिहाई से काम कर रहे हैं, 2 दिहाई से काम कर रहे हैं, 2 दिहाई 3 दिहाई से काम कर रहे हैं। लाजमी सी बात है, तजर्बे का तो कोई नेमुल बदल नहीं है ना। बिल्कुल ऐसे ही, तजर्बे का कोई नेमुल बदल नहीं है। बहुत से लोग हैं नए आ गए मार्केट में, बड़ी मार्केटिंग कर रहे हैं, हाई लेवल पे मार्केटिंग कर रहे हैं, तो सिर्फ मार्केटिंग ही सब कुछ नहीं है, मेन एक्सपीरियंस भी तो होता है भाई। उस शख्स का एक्सपीरियंस, उसको उस फील्ड में उसको कितना अरसा हो गया है, कितने वक्त वो इसमें लगा चुका है। तो एक्सपीरियंस अगर नहीं है, मिसाल के तौर पे उसका सिर्फ 5-7 साल, 8 साल, 10 साल का तजर्बा है, तो वो मैं उसे कहता हूँ ना तजर्बेकार है। बिल्कुल माजरत के साथ, कोई इसमें मेरा टूर ऑपरेटर भाई बुरा ना माने, मैं उसको कहता हूँ अभी ना तजर्बेकार है, वो ना बलद है। जबकि मैं अपने आप को कहता हूँ कि मैं भी अभी सीख रहा हूँ। मैं को तजर्बेकार अपने आप को बहुत बड़ा कोई 30 खान नहीं कहते हम अपने आप को, हम सीख रहे हैं, सीखने के अमल से गुजर रहे हैं। लेकिन आपको ये देखना जरूरी है कि वो जिस भी टीम को आप ज्वाइन कर रहे हैं, आया वो एक्सपीरियंस है, उसका माजी क्या है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, वो कहाँ पे बैठे हुए हैं, ये बड़ी एक और कितने अरसे से यहीं पे बैठे हैं, कितने अरसे से यहीं पे बैठे हुए हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो किस एरिया में बैठे हुए हैं। सही। और ये सारी काउंट करने की चीज़ें आपको किसी भी पैकेज का इंतखाब करने से पहले। बिल्कुल ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर फैसल भाई इतनी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन देने के लिए। फैसल भाई ये तो सारी चीज़ें हो गई, चैलेंजेस वगैरह ये सब कुछ हो गया। अपार्ट फ्रॉम दिस रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपसे पूछूं कि माशाल्लाह तबारकल्लाह आपने अब तक कितने हज कर ली? मेरे 25 हज हो गए माशाल्लाह तबारकल्लाह। इन 25 हजों को अगर हम समराइज करना चाहें, या मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि उन लोगों के लिए जिन्होंने हज नहीं किया है आज तक, कि हज क्या है? देखिए हज, अगर आप हज की सही तैयारी करके आए ना, हाँ हदीस है कि हज जो है एक वक्त आएगा, हज की पूरी जो है ना हैयत तब्दील हो जाएगी। उलमा इकराम अपनी यानी अपने आप को मजीद मुत्तकी बताने के लिए, लोगों को समझाने के लिए हज किया करेंगे, और पैसे वाला दिखावे के लिए हज किया करेगा। जो पैसे वाला है वो दिखावे के लिए हज किया करेगा। तो बेसिकली ये वो दौर आ चुका है। सही। इसमें आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो अपने आप को बहुत ज़्यादा मुत्तकी जाहिर करने के लिए हज कर रहे हैं, और एक तबका वो मिलेगा जो पैसे उसके पास बहुत हैं और वो सिर्फ एज अ टूअर्स के लिए हज कर रहा है। देखिए हज की अगर आप रूह को समझ लें ना, हज की बुनियाद को समझ लें कि हज बेसिकली है किस चीज़ का नाम। हज हमारे फ़राइज़ हैं, उनमें से एक फ़र्ज हज है, ठीक है ना। लेकिन ये आपकी ज़िंदगी में कितनी बड़ी तब्दीली लेके आता है अगर आप इसको समझ के कर रहे हैं, इसकी रूह को समझ के हज की अगर कर रहे हैं, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आनी है। और अगर आप इस हज को समझ के नहीं कर रहे हैं, आप दुनियावी दिखावे के लिए कर रहे हैं, नमूदो नुमाइश के लिए कर रहे हैं, तो ये मेरे ऐसे बेशुमार ऐसे तजर्बात हैं, मैं ऐसे बेशुमार लोगों को जानता हूँ जिन्होंने हज पे आने के बाद हज की रूह के मुताबिक हज को अदा नहीं किया, तो पाकिस्तान जाने के बाद वो दुनियावी जिस दर्जे पे थे वो उस दर्जे पे भी नहीं, उससे भी नीचे आ गए। जिसने देखें मिना के बारे में क्यों है, अल्लाह तबारक व तआला ने इस सरजमीन के अंदर ऐसी खासियत क्यों रखी है कि कुछ खास कोई खास इबादत तो कुछ भी नहीं है, बस क़याम है कुछ वक्फों का यहाँ पे। लेकिन इस सरजमीन के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी कोई खासियत रखी है, और जो जिसमें आप क़याम करने के बाद और जिसमें अल्लाह को राज़ी करके निकलते हैं, तो आप बिल्कुल ऐसे हैं जैसे आप माँ के पेट से निकले। तो ये इतना आसान तो नहीं है ना। मेरी ज़िंदगी भर के गुनाह, मेरी लग़ज़िशें, मेरी कोताहियाँ, मेरे बड़े बड़े कारनामे, अगर अल्लाह तबारक व तआला उस 5 दिनों में मुझे वो मौका फराहम कर रहा है, तो मैं कितना बड़ा खुशनसीब हूँ कि मुझे 19 करोड़ लोगों में से 1% लोग हैं जो कि हज करने के लिए आए हुए हैं।
तो अगर आप इसकी रूह को समझ जाए ना तो आप इसकी हर तकलीफ पे शुक्र अदा करें। बेशक। अगर आपको ये समझ आ जाए ना कि आप जिस मकसद के लिए आए, भाई आप किसी भी मिसाल के तौर पे किसी बड़े सदर या वजीर आज़म, हत्ता के वजीर आला या गवर्नर से भी मिलने जाते हैं तो बड़ी तैयारी के साथ मिलने जाते हैं, और उसके ऑफिस में जाके आप कोई ज़्यादा ऊंची आवाज़ में किसी से बात नहीं करते कुछ, तो ये आप किस बारगाह में आए, खामखा इंतज़ार भी करते हैं। हाँ, इंतज़ार, उनकी घड़ियाँ भी होती हैं, बर्दाश्त करते हैं, सब कुछ करते हैं, बड़े तरीके उस तरीके से उससे बात करते हैं। ये तो आप जिस बारगाह में आए, आप तो अपने गुनाहों को धुलवाने के लिए आए हैं, और अगर गुनाहों को धुलवाने के लिए आने के बजाय आप यहाँ लड़ाई झगड़े और मेरे करोड़ रुपए और मैं 50 लाख रुपए दे के आया हूँ और कहाँ है टूर ऑपरेटर, ये चीजें गिनने लग जाएंगे तो आप गलती कर रहे हैं। बेशक आप सरासर गलती कर रहे हैं। सही। आप जो कॉन्ट्रैक्ट करके आए, हाँ, अगर उस कॉन्ट्रैक्ट की कोई सरीहन खिलाफ वर्जी कर रहा है तो वो काबिल गिरफ्त इस दुनिया में भी और अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ भी। बिल्कुल है ऐसे, ठीक है ना, वो ऐसा नहीं है कि यहाँ से बच जाएगा तो ऊपर उसके यहाँ भी पकड़ है। लेकिन आप अगर बिला वजह आप अपनी कुछ आप, मैं तो बड़ा क्लियरली अपनी तरबियती नशिश में बोलता हूँ, मेरे साथ दुनिया के हर तबके फिक्र से ताल्लुक़ रखने वाले और छोटे से छोटे और बड़े से बड़ा बिजनेसमैन मेरे साथ ट्रैवल करता है, और ब्यूरोक्रेट्स ट्रैवल करते हैं, ठीक है ना, अच्छी पोजीशंस पे लोग हैं, लेकिन मैं उनको समझा देता हूँ आपकी सारी ब्यूरोक्रेसी, आपके तमाम तमगे पाकिस्तान की हद तक हैं। अगर आप इन तमगों के साथ, इस ब्यूरोक्रेसी की सोच के साथ हज करने जाएंगे, मेरा कुछ भी नहीं जाएगा, आप अपना नुकसान कर रहे हैं। अपना नुकसान करेंगे और आपकी एक्सपेक्टेशन उसी हिसाब से हाई होंगी। बिल्कुल कि मुझे ऐसे ही वाला प्रोटोकॉल मिलेगा, वो मिलेगा। प्रोटोकॉल को भूल के आइए, आप जिसके दरबार में आ रहे हैं, जिसके शहर में आ रहे हैं और जिस काम के लिए आ रहे हैं, आप अगर ये सोचने, ठीक है आपने 50 लाख खर्च किए, आपने करोड़ रुपए खर्च किए, ठीक है, उसकी सहूलतें आपको मिल रही हैं, लेकिन उस 50 लाख या करोड़ से वो सूरज की गर्मी तो कम नहीं हो सकती, वो 8 तारीख की रात का जागना तो कम नहीं हो सकता, वो 9 तारीख की रात दिन में गर्मी में धूप में खड़े होके दुआ करना, वो 10 लाख पैकेज भी करेगा, 50 लाख वाला भी करेगा, वो खुले आसमान तले मुजल्फे की रात में वो 10 लाख वाला भी ठहरेगा, आप भी ठहरेंगे, ठीक है, वही प्रोसेस सबका सेम है। लेकिन आपके जहन में ये होगा कि मैंने बहुत ज्यादा पैसे दिए हैं, तो ये आप गलती कर रहे हैं। पैसों को भुला दीजिए बराए करम। आप अगर पैसों के बारे में बहुत ज्यादा सोचेंगे कि मैंने इतने पैसे दिए, आपको भाई जो वादा किया गया, हाँ नहीं मिल रहा, मिसाल के तौर पे आपसे वादा किया गया ए कैटेगरी का जोन बनकर नहीं मिल रहा, गलत बात है, काबिल गिरफ्त है। आपसे क्लॉक टावर का बोला जाता है, आपको कुछ और दिया जाता है, गलत बात है, ठीक है ना। आपको ट्रांसपोर्ट अच्छी बोली जाती है, लग्जरी बसेस कहीं जाती है, नहीं दी जाती, गलत बात है। आपको खाने बेकार किस्म के दिए जाते हैं, वो गलत बात है। तो वो काबिल गिरफ्त चीजें हैं। सही। अब मिना के मामलात, हज के 5 दिन के मामलात को समझने की कोशिश कीजिए कि बिल्कुल चेंज हो गया सिस्टम, बिल्कुल 180 डिग्री पे चेंज हो चुका है कि कोई भी चीज कबल वक्त कहनी बतानी एक टूर ऑपरेटर के लिए बहुत मुश्किल हो चुकी है। 8 तारीख के आप जागे हुए होते हैं, 8 तारीख के पूरे दिन आप जागे हुए, 8 और 9 की दरमियानी शब आप सो नहीं सकेंगे, 9 तारीख के पूरे दिन के आप जागे हुए, 9-10 की दरमियानी शब आप मुजदलिफा में रात खुले आसमान तले, कोई सोच भी नहीं सकता कि कोई अपनी फैमिली के साथ रोड पे सोएगा। सोच सकते हैं आप? कोई भी नहीं सोच सकता, हर आदमी ने सोना है। आप भले 10 लाख का पैकेज ले लें, आप 10 करोड़ का पैकेज ले लें, और वैसी नींद दुनिया के अच्छे से अच्छे कहीं नहीं आनी, होटल में नहीं आती, कहीं पे भी नहीं आएगी जितनी मुजदलिफा की मजे की नींद होगी। बिल्कुल ऐसे ही। तो 8 तारीख के जागे हुए, 9 तारीख के जागे हुए, 10 तारीख को रात रोड पे परेशान हुए, ना खाने को प्रॉपर कुछ मिला, ये चीजें समझ लीजिए। इस चीज को हज करने जा रहे हैं आप, आपने अपनी लग्जरीज के पैसे से मक्का के होटल, मदीना के होटल, बिजनेस क्लास के और आपने मिना के कैंप्स के दिए हुए हैं, लेकिन जब आप इस गुनाह माफ कराने के पैसे नहीं दिए हुए आपने, ठीक है ना, आपके गुनाह तो आपके अमल से ही अल्लाह ताला माफ करेगा, इबादत से अल्लाह को राजी करने ही से माफ होंगे। तो ये सारी चीजें आप ऐड होती जाएंगी आपके 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, फिर एक 10 तारीख को आप थक के आप बहुत चूर हो चुके होते हैं, जिस आप जमरात पे कंकरी मारने जाते हैं, फिर आप जब तवाफ ज़ियारत करने आते हैं और आपका तो हालत खराब हो चुकी होती है, फिर आप ये सोच रहे होते हैं यार मुझे तो इतने पैसे दे के आया हूँ मैं, तो ये तो मुझे करना पड़ रहा है। ये सारी चीजें करनी ही करनी है। ये चीजों को समझ के आए, नोट करके आए कि क्या चीजें आपने करनी है, क्या टूर ऑपरेटर कर सकता है, क्या टूर ऑपरेटर के इख्तियार में है, क्या टूर ऑपरेटर के इख्तियार में नहीं है।
इससे एजुकेट होके आए, जितना ज़्यादा एजुकेट होके आएंगे, जितना ज़्यादा समझ के आएंगे, उतना आसान आपका ये सफ़र हो जाएगा। जैसे आपने ये अर्ज़ किया कि आप ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते हैं जो कि सिर्फ दिखावे के लिए हज किया और जाके वहाँ पे और बदतर हालत हो गई। इसी तरीके से मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करता हूँ। एक टूर ऑपरेटर है, विदाउट मेंशनिंग द नेम, उनके साथ हमने पिछले साल काम किया था और मैं सोच रहा हूँ कि उनका नाम मेंशन कर दूँ कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, लेकिन उनको हमने पूरी सर्विसेज दी थी। कब से लेके जब से उनके हुज्जाज किराम आए थे, जब तक उनके हुज्जाज किराम गए थे। अच्छा, ठीक है। हमने उनको अपने 2 कैमरामैन दिए थे, उन्होंने उनके लिए वीडियोस बनाई, रील्स बनाई, कंटेंट जनरेट किया, सब कुछ किया। एंड ऑफ द डे उन्होंने जो शुरू में सिर्फ पेमेंट की थी हमें, विच वाज मेरे ख्याल से आप ये कह लें कि 10% नहीं थी, वो उन्होंने हमें पे किया था। और उसके बाद से लेके आज हज को कितना टाइम हो गया, तकरीबन 6 महीने गुजर चुके हैं और हम उनके पीछे भाग रहे हैं कि हमारे पैसे देते, हमारे पैसे देते, हमारे पैसे देते। हमसे मुराद मैं अकेला, क्योंकि मैंने तो अपने जितने भी मैं हायर किए तो उनको पैसे देने थे। जाहिर है अब मैं ये नहीं कह सकता कि भाई आगे से नहीं मिले, ठीक है, तो वो पैसे लेके गायब हैं। तो ऐसे लोगों से भी इज्तिनाब करें कि भाई आप लोग चाहें तो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि वो कौन है, मुझसे मैसेज करके पूछ लेंगे, मैं बता दूंगा कि ऐसे उन लोगों को मत इख्तियार कीजिएगा, क्योंकि जो दूसरों का हक मार रहे हैं ऐसे, देखें सब चीज़ें अपनी जगह पे ठीक है कि चलो आपने हमें पैसे दिए, हमने आपको सर्विस दी, सब कुछ कर लिया, लेकिन आप ये देखें कि आप हैं कहाँ पे इस टाइम। आप एक तो मक्का मुकर्रमा के अंदर है, ठीक है, यानी ये यहाँ पे अल्लाह का घर है, ठीक है। फिर दूसरा ये वाली चीज़ देखें कि आप क्या सर्विस ले रहे हैं, किसके लिए, जो इंसान अपने गुनाह धुलवाने के लिए आएगा, और आप क्या सर्विस दे रहे हैं ये देखें कि यानी आप कितने, अब यानी अल्लाह ताला के और उस इंसान के बीच के आप इंटरमीडियरी हैं, राइट। अगर आप नहीं होते तो आपके वो लोग दो आपस में वो नहीं हो सकता था, उनका वो वाली चीज़ प्रोसेस नहीं हो सकती थी। तो आप अगर लोगों का पैसा खा रहे हैं तो फिर क्या पीछे रह गया। लोगों का हक खा रहे हैं, वो गलिबात वाली और हक खाने वाली जो बात है, ये खा रहे हैं, तो फिर उसमें पीछे तो कुछ नहीं रह गया। तो ऐसे लोगों के इंतखाब से ज़रा किनारा कशी करें। खैर फैसल भाई, माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा आपके साथ, बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला और आई होप कि इन लोगों को भी बहुत ज़्यादा सीखने को मिला होगा। मेरा हर अपने गेस्ट से और अपने जो भी जिन लोगों को भी मैं जिस भी शोबा फ़िक्र से इनवाइट करता हूँ लोगों को, उनसे मेरा ये होता है कि जाते जाते मैं अपने लिए कोई ना कोई फ़ीडबैक लेना चाहता हूँ कि मैं किस तरीके से अपना काम इम्प्रूव कर सकता हूँ, अपनी पर्सनैलिटी इम्प्रूव कर सकता हूँ, क्या काम में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ला सकता हूँ। मेरे लिए कोई भी जनरल फीडबैक, आप मुझे बचपन से जानते हैं, आप मुझे तब से जानते हैं जब मैं इस फील्ड में भी नहीं था, बिल्कुल छोटा सा बच्चा था। तो कोई भी फीडबैक अगर आप मेरे लिए देना चाहें तो वो दे सकते हैं, एंड देन फिर उसके बाद हम इस पॉडकास्ट को खत्म करेंगे, प्लीज़। हाँ, जहाँ तक ये सवाल है कि मुझे सुन के मुझे भी बड़ा अजीब सी बात लगी कि कोई टूर ऑपरेटर ऐसे हैं अगर, तो मेरा आपको मशवरा ये है कि भाई इनसे पहले पेमेंट पहले पकड़ लिया करें आप, अगर ऐसी कोई बात है कि। लेकिन जो अच्छा, देखें बात यही है कि जो लोग अच्छा काम करने वाले हैं वो कभी भी ये काम नहीं करेंगे। जो प्रोफेशनल लोग हैं जी, वो मैं समझता हूँ कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे। और मेरा इस बारे में आपको तो नसीहत यही है कि हज के काम में आप पहले पैसे ले लें। हत्ता कि मैं बहुत से हाजी ऐसे भी बेचारे आते हैं, कभी ऐसे आते हैं कि वो बोलते हैं कि भाई थोड़े से पैसे रहेंगे, इसके बाद दे देंगे। बात ये तो शरई मसला है भाई, पैसे तो पहले देंगे तो हज होगा ना आपका, बिल्कुल मामला ये शरई है। और हज के बाद तो आपके काम में 10 बुराइयां निकल आएंगी। अगर पैसे नहीं दिए लेंगे ना हम, तो हज के बाद मेरे काम में 10 ना होते हुए भी बुराइयां निकल आएंगी। तो मेरी आपको सबसे अहम नसीहत ये है कि आप उससे बाकायदा एक एग्रीमेंट करने के बाद और टाइमिंग के साथ अपने उससे पहले शेड्यूल एक बना लें, उससे पहले आप उसको पैसे उससे लेते जाएं। अदरवाइज ये मतलब इस किस्म के मसाइल आपके साथ आते रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो इससे बचने का तरीका तो यही है कि आप उससे पेमेंट्स पहले लीजिए ताकि ये फ्यूचर में आपके साथ कोई ऐसा काम ना हो। सही सही, जज़ाकल्लाह खैर फैसल भाई, बहुत शुक्रिया। अगर आप लोगों को हज की बुकिंग करवानी हो इस साल और आप लोगों के पास इंशाअल्लाह ताला फैसल भाई हैं, हिजाज़ मुक़द्दस भाई की कंपनी का नाम है, आप लोग देख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जाएं इनके साथ आप पैकेज बुक कराएं, मेरी गारंटी है नो।
आप जाएं, अपनी पूरी रिसर्च करें, देखें, समझें कि वो क्या सर्विसेज दे रहे हैं, किस तरीके से दे रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने बताया कि आप पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखें कि कितने अरसे से काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सर्विसेज दे रहे हैं, मिना में होटल कहाँ है, मक्का में होटल कहाँ है, मदीना में क्या कर रहे हैं, वो आपकी बसेस कौन सी यूज़ हो रही हैं, ये सारी चीज़ों की खुद रिसर्च करें, सब कुछ देखें, उसके बाद फ़ैसला लें। अगर आपको लगता है कि हिजाज़ मुक़द्दस आपको अच्छा हज करवाएगी, आप इनके साथ हज करें। अगर आपको लगता है कि कोई और कंपनी आपको हज अच्छा करवाएगी, आप उसके साथ करें। लेकिन आप कंसिडर कर सकते हैं फैसल भाई की कंपनी को भी। फिर ऐसा ही फैसल भाई? हाँ जी, इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। और फैसल भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, हमें इतना कीमती वक्त में से टाइम देने के लिए। मुझे पता है आप बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हैं आजकल, लेकिन हमारे लिए आपने टाइम निकाला, थैंक यू सो मच। और ज़िंदगी में खैर, इंशाल्लाह जब आप हज पे आएंगे तो फिर मुलाकात होगी भी इंशाल्लाह। चलो, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।